लड़कियों के लिए ज़्यादा रूल्स हैं। मंगलसूत्र पहनो, सिंदूर लगाओ, पीरियड्स के समय आप पूजा नहीं कर सकते, किचन में नहीं जा सकते, एंडलेस। लड़कों के लिए नहीं है। ऐसे करोगे तो पाप लगेगा। इजी, आपको और कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। पर हमेशा तो कोई मानेगा ऐसा नहीं। वो पूछे क्यों भाई, काहे को पाप लगेगा, किसी का बुरा कर रहा है क्या? बट लड़की ने फ्रॉक पहन लिया, पैंट पहन लिया तो बोलेंगे अरे संस्कार चले गए। संस्कार रखने का ठेका तो लड़की तो ने तो नहीं रखा है। हो क्या गया है, लड़के करते नहीं है। एक्सपेक्टेशन ज्यादा लड़कियों से ही रखा जाता है। लड़के तो जो भी है करेंगे। हमारी किसी भी पुस्तक में, किसी भी ग्रंथ में ऐसा देखा है कि पाक कला was exclusive to women? No. भीम was an excellent cook. इनफैक्ट जब वो लोग वनवास में भी थे या उसके बाद जब अज्ञातवास में थे तो भीम ने क्या काम किया? रसोई का काम किया। आज भी बहुत सारे जो शेफ्स हैं वो कौन है? फेमिनिज्म जो शुरुआत हुआ वो कैसे हुआ? वोटिंग राइट्स के लिए संघर्ष है, वो शुरू हुआ एज ए थियोलॉजी भी। अब्राहमिक रिलीजन में कहा जाता है ना, वो तो आधी ही है, आधी बुद्धि है। तो उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। टोबैको सिगरेट्स वाले यूएस में ये सब शुरू हुआ तो उनको लगा यार ये तो 50% मार्केट है, ये लोग स्मोक नहीं करते हैं। If we tell them that आप ये करोगे, that is this smoking is empowerment. What about the men who want to take care of family? रोज घर पे पहुंचे उसके पहले वो बच्चा सो रहा है, पहचानते नहीं है, पिताजी को देखा नहीं है दिन 3-4 दिनों तक, क्या उसको आवश्यकता नहीं है क्या? Then why make it masculine or feminine? लोगों को बहुत बुरा लगता है जब मैं कई बार इस बारे में बात करती हूँ। कुछ तो गड़बड़ हुई थी ना कि वो संयुक्त परिवार टूटने लगे। Absolutely. संयुक्त परिवार का जो फंडा था सपोर्ट सिस्टम का, उसके बजाय वो ट्रॉमा पासिंग हो गया। प्रॉब्लम संयुक्त परिवार की नहीं है, प्रॉब्लम जो आश्रम व्यवस्था के टूटने की है वो है। Thank you so much for coming, Ami ji. We have taken about whole day of yours and we had a great conversation even before this podcast. आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार। जैसे मैंने एंटर करा ना तो आपका ये सेटअप इतना सुंदर है। आई ऑलरेडी शोड यू राइट। लवली गुड जॉब Thank you. विद सेटिंग दिस अप। ग्रेट। आप ही के साथ में इसका शुभारंभ होना था। वाह। दिस वाज डेस्टिन्ड। कुछ साल पहले आई रेड योर बुक रामायण अनरावल्ड और महाभारत अनरावल्ड। बट देन आप उस पुस्तक के बाद देन यू केम टू राइटिंग फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए आप पुस्तक लिखने लगे। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि बच्चों के लिए मुझे पुस्तक लिखनी है? तो जब रामायण महाभारत आई, इनफैक्ट जब रामायण महाभारत लिखी उसके पहले भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे लिखना है। वही कई बार ये होता है ना कि चीजें हो रही होती है और आप निर्मित बन जाते हो। आई थिंक ऐसा हुआ। आई वाज ऑलरेडी स्टडिंग बहुत टाइम से, क्योंकि मुझे प्रश्न बहुत सारे थे और फिर लिखने का अवसर मिला मुझे। प्रवीण तिवारी है, मैं हमेशा कहती हूँ अब तो ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड। उस समय ही वाज अ पब्लिशर विद ब्लूम्सबरी और उन्होंने मेरे कुछ ब्लॉग्स पढ़े होंगे, मेरे कुछ पोस्ट पढ़े होंगे, जिसे ही रीच्ड आउट एंड ही सेड कि आप लिखते क्यों नहीं हो? एंड मैंने कहा यार महाभारत रामायण पे तो इतना लिखा जाता है। तो ही वाज लाइक सारा फिक्शन होता है, आप जो बात कर रहे हो वो तो एक्चुअल वेदव्यास और वाल्मीकि जी वाले इतिहास की बात कर रहे हो, तो आप लिखो। तो उससे शुरू हुआ एंड फिर महाभारत हुआ, फिर पार्ट 2 हुआ उसका और फिर रामायण हुआ। फिर उन्होंने कहा, इनफैक्ट बहुत सारे लोग कह रहे थे अब बच्चों के लिए कुछ लिखिए, बच्चों तक ये बातें पहुंचानी आवश्यक है। तो ये मन में था कहीं, पर एट वन पॉइंट फिर प्रवीण मूव्स टू ब्लू वन इंक एंड ही इज लाइक अमी बच्चों के लिए कुछ करना है। अभी मेरे मन में एक कथा थी, तो मैं टॉक्स के लिए जाती थी ना बाय देन, तो कई बार बच्चों के साथ होती। तो भागवत पुराण की एक कथा है जो अवधूत की है। वेदांत से रिलेटेड वो ज्ञान है। वही अवधूत जो है वो हमेशा खुश रहते हैं। और कैसे खुश रहते हैं? तो वो कहते हैं मेरे जो बहुत सारे शिक्षक, मेरे गुरु मुझे पढ़ाते हैं। तो यदु राजा हमसे पूछते हैं कि कौन है आपका गुरु, मुझे बताइए, मैं भी उनके पास जाना चाहता। और अवधूत कहता है अरे कोई एक नहीं है, मेरे 25 गुरु हैं और वो प्रकृति के अलग अलग वस्तुएं जो है। देखिए आप किसी से भी सीख सकते हो अगर आपका मन का भाव है सीखने का, यू आर ओपन माइंडेड है ना, तो किसी से भी सीख सकते हो। तो वो वेदांत दर्शन की बात कर रहे हैं कि कैसे वो सीख रहे हैं। तो मैंने सोचा ये कॉन्सेप्ट इतना प्यारा है, ये बच्चों में अगर बचपन से वो क्यूरियोसिटी होगी कि आप पेंसिल से भी सीख सकते हो, आप पेड़ से भी सीख सकते हो, आप कुत्ते से भी सीख सकते हो, जो बच्चों को समझ आए। तो मैं जनरली वो कथा कहा करती थी एंड बच्चों को बहुत मजा आता था उसमें, क्योंकि इट वुड बी लाइक अ Q&A कि भाई बताओ आप पेड़ से क्या सीख रहे हो, और वो अपने अपनी आइडियाज देंगे। तो मैंने कहा लेट्स यूज दैट, एनीवेज भागवत पुराण से है तो थोड़ा सा उसे बच्चों के लिए अडाप्ट करके, सो दैट्स हाउ अवधूत हैपेंड।
और उसका बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ, लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर वही है कि एक बार शुरू करो तो फिर हो ही जाता है। तो अब बच्चों की 4 पुस्तकें आ गई हैं। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। एंड इट्स अमेजिंग। तो हमारे साथ में एक और स्टोरी टेलर जुड़ी हुई हैं जो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग करती हैं, स्कूल्स के साथ में भी जाके और अलग से। तो कुछ दिन पहले उन्होंने एक बुक लेकर आई थी वो। उन्होंने बुक दिखाया, मैं उस बुक का नाम था असुरा टेल्स। अब it just passed before my eyes, but Udit sensed something. He said कि असुरा टेल्स क्यों है? Why is असुरा the lead protagonist here? वो हीरो क्यों है? तो फिर हमने और रिसर्च किया और उन ऑथर के बारे में फिर पता चला उनकी बहुत सी बुक्स हैं जिनमें he has promoted frequently the division of ब्राह्मणिकल एंड द्रविडियन वाला डिवीजन को प्रमोट किया गया है। सो दैट फ्लैग्ड अस कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कल्चरल इन्वेजन हो रहा है बच्चों के दिमाग से ही। और उन राइटर्स की जब हमने ये जो रिसर्च की तो हमने ये भी पाया कि एक सिस्टमेटिक प्रमोशन ऑफ असुराज इज देयर। अब असुर कौन है, क्या असुरों की कथा, उनकी कहानी बच्चों को हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि उस बुक में ऐसा कुछ नहीं था जो बहुत रेडिकलाइज करने वाला हो, बट देन यही सेम स्टोरी तो बाल गणेश की है, बाल हनुमान की है, बट पात्र बदल गया है, पात्र वहाँ असुर आ गया है। एंड दैट वाज अ क्वेश्चन मार्क कि ये क्या हो रहा है। तो मुझे पता आप किसकी बात कर रहे हो। जी ओके। जी। कई बार क्या होता है ना, ऑथर्स अपनी क्रिएटिविटी, सो इट्स क्रिएटिव राइटिंग राइट, असुर, क्योंकि एक नॉर्म है जिसमें हम टिपिकली समझते हैं कि असुर जो है वो विलेंस है, ये समझा जाता है, और जो देवता है वो हीरोज हैं और उनके बीच का युद्ध। ये हमारे बहुत सारे कथाओं का यही थीम रहा। तो जब आप क्रिएटिव राइटिंग करते हो तो आपको लगता है नहीं ऐसा क्यों, जरूरी थोड़ी है कि वो बुरे ही हो। एंड आप देखिए जिस प्रकार से कॉलोनियल हिस्ट्री लिखी जाती है तो उसमें कैसा है कि वी से ना कि जो जीतता है वही अपनी कथा दिखता है। द विक्टोरियस, द हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, ऐसे कहते हैं। तो जब अपनी विक्टर्स अपनी हिस्ट्री लिखेंगे तो वो अपने को तो हीरो ही बनाएंगे, राइट? कॉलोनियल हिस्ट्री वैसी लिखी गई है और हम जानते हैं ये कि अपने आप को हीरो बताने के लिए, और जिनको आपने हरा दिया वो सही है कि गलत का प्रश्न ही नहीं है, पर वो विलन हो गए, आप उनके लिए कहानियां घड़ेंगे उनको बुरा दिखाने के लिए। अब क्या होता है, वही लेंस आप अगर हमारी कथाओं पर लगाओ तो हम भी कह सकते हैं हाँ यार बात तो वही है, जिसे हम बुरा कह रहे हैं हो सकता है वो अच्छे हो, पर ये तो देवता जीत गए इसलिए उनको बुरा बना दिया गया, राइट? अब सोशियोलॉजिकली या कॉलोनियल इंपीरियल हिस्ट्रीज आप देखो तो वो एक चीज है, हमारी जो कथाएं हैं वो किसी को ग्लोरीफाई करने के लिए या किसी को बुरा बनाने के लिए नहीं कि ओ असुर प्रजाति बुरी, देवता प्रजाति अच्छी। That was not the purpose at all. These kathas were meant to teach us values. जो हम मूल्यों का सिंचन कहते हैं वो ये कथाएं हैं। अब देव और असुर बच्चों के लिए या इवन कथाओं में तो आप देव असुर ऐसे दिखाओगे, परंतु आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति, इसका एक भगवत गीता में एक पूरा चैप्टर है कि दैवी संपत्ति क्या है और आसुरी संपत्ति क्या है। These are personality गुणास, ठीक है, कि जिसमें शांति हो, ज्ञान पाने की जिज्ञासा हो, क्षमा भाव हो, सच बोलना, अहिंसा, इसके प्रति जिसकी टेंडेंसी हो, वो पर्सनालिटी जिसे हम सात्विक पर्सनालिटी कहते हैं, ठीक है, उसे दैवी गुण संपत्ति कहा जाता है कि उसमें ये देवता गुण ऐसे कहा जाता है। आसुरी किसे कहा जाता है? जिसमें बहुत ज्यादा रजस तमस हो, गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो, लोभ बहुत ज्यादा हो, किसी की छीन लेने की टेंडेंसी हो, इसको आसुरी संपत्ति कहते हैं। अब इसको जब आप एक्सटेंड करो तो जिन लोगों में ऐसे गुण थे, ठीक है, जो बहुत क्रोधी थे, बहुत लोभी थे, उनको असुर कहा गया। जिनमें गुण ऐसे हैं कि भाई वो लोग अच्छा बोलने वाले थे, ऐसे कार्य करते थे जिससे समाज का अच्छा हो, उनको देव कहा गया कथाओं में, है ना? तो देव और असुर का जो फर्क है वो गुणों का फर्क है, सोसाइटीज ग्रुप्स का फर्क नहीं है। वो तो फिर कथाओं में हो जाता है, बट कोई सोशल ग्रुप को आप बुरा बोल रहे हो ऐसा नहीं है।
उन व्यक्तियों को जिनमें वो गुण है वो दिखाने का प्रयत्न करो। देवताओं असुरों की जो कथा है वो देखिए हमेशा कैसे होता है कथा में, और ये कथा हर जगह जगह आती है। फिर आप दुर्गा जी की कथा देख लो, विष्णु पुराण, देव और शिव पुराण सब में आता है। देवता जो है वो क्या करते हैं, देवता एक तो किसे कहते हैं, जो इंद्र, वरुण, वायु, सूर्य, ये सारे प्रकृति के देवता या एनर्जी जिसके कारण समाज चलता है। ये जो वर्ल्ड है वो चलते रहता है ना, प्रकृति चलते रहती है, जीवन है, बारिश आती है, ये सब महत्वपूर्ण है, जीवन चलता रहे उसके लिए। असुर क्या करते होते हैं, वो चाहते हैं कि वो देवताओं का काम ले ले, ठीक है। और वो जब स्वर्ग पे आक्रमण करते हैं, कथा ऐसी होती है कि वो जब स्वर्ग पे आक्रमण करते हैं तब इम्बैलेंस हो जाता है। इंद्र का आसन डोल जाता है। हाँ, इंद्र का आसन तो जब डोल जाता है तो क्या होता है, आंधी आने लगती है ना, पानी उड़ने लगता है, या तो कहीं फैमिन आ जाता है, जीवन, धरती पे जीवन नाश हो जाता है। तो वो क्या है कि एक साइड की एनर्जीज ऐसी हैं जो प्रिजर्व कर रही है, दूसरे साइड की एनर्जीज ऐसी है जो डिस्ट्रॉय कर रही है। इन दोनों के बीच का संग्राम है वो देवासुर संग्राम है, ठीक है। अब उनको कुछ नाम दिए गए हैं और उनकी कथाएं हैं। अब सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग के लिए कोई कहे नहीं नहीं असुर है, उसे भी आप रियल मानकर उसको आप ग्लोरीफाई कर दो, क्रिएटिव राइटिंग के लिए ठीक है। पर मुझे लगता है बच्चों के लिए ना ये कई बार बहुत डेंजरस इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम उनको ये कह रहे हैं कि जो विलेंस जिनको बताया गया है उनके गुणों के कारण वो एक्चुअली लोगों ने इम्पोज कर दिया है ना, वो कोई बुरे नहीं थे। और जिनको आप हीरो मान रहे हो, जिनसे आपको आपके घर वाले कह रहे हैं कि सीखना चाहिए, वो कोई हीरो ही नहीं थे। अब इसमें आप देखो बच्चों के मन में आइडेंटिटी क्राइसिस कितनी हो जाती है, बिकॉज ये जो हीरोज और विलेंस हैं वो केवल नाम के लिए धुरंधर में देख लिया ऐसे नहीं है, ये हमारे इष्ट स्थान भी हैं, हमारे जिनको हम पूछते हैं, है ना, जिनसे सीखने के लिए। तो अब आपने ये कह दिया कि उनसे सीखने जैसा कुछ है ही नहीं, अच्छे तो ये लोग भी थे, है ना। फिर आप गुण क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, वो कैसे बताओ, कौन से एग्जाम्पल का लेकर बताओ, राइट। तो जब आप विलन्स को ग्लोरीफाई करने लगते हो तो ये गुणों का कंफ्यूजन हो जाता है सोसाइटी में। फिर आपको लगता है इसमें बुरा क्या है ना। रावण भले ही कितना ही बुरा था, उसमें भी अच्छी बातें तो थी, तो कोई कुछ खास बुरा नहीं है वो। रावण को तो ऐसे ही बुरा बोल दिया गया है। अब उसका फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसके ग्लोरिफिकेशन में और कथाएं बनती है जो उसे और अच्छा कहा जाती है। जब तक रावण को अच्छा बोलने की बात है तब तक तो ठीक है, उसके ऑपोजिट में क्या होता है, बिकॉज हीरो और विलन तो चाहिए, तो विलन कौन बन जाते हैं, श्री राम, है ना। और कथाएं उनके घड़ी जाती है कि भाई वो तो बुराई कर रहे थे, उन्होंने तो बिना वजह रावण को मार दिया। श्री राम और रावण का युद्ध कोई धर्म अधर्म का युद्ध नहीं था, वो तो आर्यन द्रविडियन का युद्ध था, ऐसे हो जाता है। Exactly. फिर वो बच्चों तक सीमित नहीं है, फिर तो ये सोशल स्ट्रगल हो जाता है ना। आपने वो डिवाइड एंड रूल वाला सीड सो कर दिया कि जो वहाँ साउथ के हैं उनको लगता है हाँ ये तो नॉर्थ इंडियंस हम पर राज करने आए थे, हमारा राजा कोई बुरा नहीं था, पर ये तो वो हम पर एक्सपेंशनिस्ट, जैसे अंग्रेज आ गए वैसे ये हम पर एक्सपेंशनिस्ट के तौर पे उन्होंने हम पर आक्रमण कर दिया। तो आपने हमेशा के लिए साउथ इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस को लड़ा दिया, राइट। जबकि वाल्मीकि रामायण में आर्य शब्द अनार्य शब्द का उपयोग हुआ है, ठीक है। आर्य किसे कहा गया है, रावण की पत्नियां रावण को भी आर्य कहती हैं। इनफैक्ट रावण भी खुद को आर्य कहता है। रावण जब विभीषण कह रहे हैं रावण को कि आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, तो रावण को ऑब्वियसली गुस्सा आता है क्योंकि किसी ने कभी कहा ही नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो, वो अहंकार इतना है। तो वो विभीषण को कहते हैं कि तुम तो अनार्य हो, तुम मुझसे जलते हो, ठीक है। इसलिए रावण तो खुद को आर्य ही मान रहा है, वो अपने आप को अनार्य और द्रविडियन और ये कुछ नहीं मान रहा, वो अपने आप को आर्य मान रहा है। वो अपने आप को सेम आर्य, अगर आप प्रजाति भी कहो तो उसी से मान रहा है जैसे श्री राम भी है, वो कोई अलग ग्रुप नहीं है। सिमिलरली सुग्रीव जो वानर जो है, वानर वनचारिण, जो वन में रहने वाले जो ग्रुप्स थे, उनके पत्नियां भी उनको आर्य ही कह रही है, क्योंकि आर्य इज नॉट अ रेशियल शब्द। आर्य इज अ, जैसे हम आज कहते हैं ना जेंटलमैन, भद्र पुरुष, उसका कहा गया है। जब कैकेयी ने कहा कि भाई राम को वनवास भेज दो, तो दशरथ उनको कह रहे कि तुम अनार्य हो जैसा क्यों बिहेव कर रही हो, पर रावण खुद को ये नहीं मान रहा। तो एक्चुअल अगर आप टेक्स्ट पढ़ो, ठीक है, तो उसमें देवासुर क्या है वो भी क्लियर हो जाएगा, गुणों से रिलेटेड है वो क्लियर हो जाएगा, आर्यन द्रविडियन ऐसा कोई डिवाइड है ही नहीं वो क्लियर हो जाएगा, राइट। पर जब आप ऐसे बुक्स लिखते हो तो एक नैरेटिव तो होता ही है, भले ही
आपका कोई भी एजेंडा या प्रोपेगेंडा रहा हो, तो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ क्रिएटिव लिबर्टी हमेशा से रही है, इसलिए मैं ये नहीं कहती कि वो बुक्स को बैन कर दो या ऐसे कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर जो पढ़ते हैं उनको तो उतना जागरूक होना ही चाहिए। तो बेसिकली हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने का मोटिव है मेंटल कंफ्यूजन क्रिएट करना लोगों के माइंड में। और बच्चा तो छोटा है, वो तो कंफ्यूजन को, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को खुद तो डाइसेक्ट कर नहीं सकता। इसलिए माँ बाप क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं, उनको पता होना आवश्यक है कि आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो। हमको ऐसा नहीं कि हमको किसी के लिए बुरा फीलिंग कराना है। आज कौन है जो रावण के फैमिली से, ऐसा तो कोई है नहीं कि हम उनको विक्टिमाइज कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये गुणों की बात है। तो श्री राम स्टैंड्स फॉर सर्टन गुणास, रावण स्टैंड्स फॉर सर्टन गुणास। रावण का फॉल होने का कारण उसका आर्यन या द्रविड़ियन होना नहीं है। रावण के पतन का कारण उसका खुद का स्वभाव है, उसका अहंकार है, राइट, और कुछ नहीं है। पर आप बच्चों को वो समझा ही नहीं रहे हो। आपने सीधा ही उससे शुरू कर दिया कि नहीं वो तो अलग ग्रुप है, आपको नफरत नहीं होनी चाहिए। बात नफरत की है ही नहीं, बात गुणों की है। तो ये पर्सपेक्टिव आने की आवश्यकता है। और ये बड़े कमाल की बात है, हमारे जो दो बड़े एपिक ग्रंथ हैं, रामायण, उसका दूसरा स्वरूप रामचरितमानस, और महाभारत, ये लिखे ऐसे गए हैं कि ये टाइमलेस है। यानी कि ये स्वभाव, ये गुण, ये प्रवृत्तियां आपकी समय समय पर किसी कालखंड में ऊपर जाएंगी, नीचे जाएंगी। कभी आप तामसिक होंगे, कभी राजसिक होंगे। हर चीज को एड्रेस किया गया है वहां पे, बट हम इसको कथा स्वरूप ले लेते हैं और रेलेवेंसी नहीं ढूंढ पाते। विच मीन्स कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर एक ऑफिस में कोई परेशान है अपनी जॉब से, देयर मस्ट बी समथिंग दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दीज एपिक सागास। कथा तो क्या, एक चीज बताती हूँ। ये जब मैं कॉर्पोरेट में थी तब की बात है, 2014-15 के आसपास, 2015-16 के आसपास। मैं ना एक जर्मन केमिकल कंपनी में काम करती थी, और हमारा एक फास्ट ट्रैक लीडरशिप प्रोग्राम होता था। तो आई वाज चोजन फॉर द फास्ट ट्रैक लीडरशिप प्रोग्राम। तो पूरे विश्व से, क्योंकि दिस वाज अ ग्लोबल कंपनी, तो पूरे विश्व के हम कुछ 20 लोग थे जिनको सिलेक्ट किया गया था, और हमारी एक स्पेशल ट्रेनिंग हुई थी। तो जर्मनी के एक, वहाँ तो विलेज कहते हैं, पर दे आर लाइक ब्यूटिफुल, ठीक है, बहुत अच्छे से सारी सुविधाएं होती है, सब कुछ। तो वहाँ पे एक विलेज रिजॉर्ट था जहाँ 3 दिन की ट्रेनिंग थी, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग थी। तीसरे दिन जो हमारे ट्रेनर थे, हु वाज अ ब्रिटिश पर्सन, यूके से आए थे, तो हमारी कंपनी ने बहुत पैसा खर्च किया था, दिस टॉप नॉच लीडरशिप फर्म। और तीसरे दिन आई वेंट अप टू हिम। तो वो 20 जन में हम 2 जन इंडिक ओरिजिन के थे, भारतीय मूल के थे। तो उनके पास मैं गई और मैंने कहा कि सर, द 2 days वर फैंटास्टिक एंड आई कुड रिलेट टू अ लॉट ऑफ व्हाट यू वर ट्राइंग टू टेल अस, कि मुझे समझ, आपने जो कहा उससे मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि आपने बहुत कुछ कहा ना, वो हमारा एक सीक्रेट ग्रंथ है। मैं उनको बता रही हूँ कि हमारा एक सीक्रेट ग्रंथ है जिसको भगवत गीता कहा जाता है। उसमें भी ऐसी परिस्थिति थी। अर्जुन नाम का एक योद्धा है, ही वॉज कन्फ्यूज्ड अबाउट वॉट वॉज हिज धर्म, हिज ड्यूटी, बिकॉज देयर वर डिफरेंट प्रायोरिटीज़, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग वॉज ऑल ऑन एथिक्स एंड प्रायोरिटीज़ एंड ऑल दैट, ठीक है। उसकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ थी, एंड देन कृष्णा वॉक्स हिम थ्रू इट कि कैसे डिसीजन लेना है। तो आई ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक दिस ट्रेनिंग वॉज लाइक दैट। मुझे लग रहा था मैं कितना बता रही हूँ कि देखो आई मेड अ कनेक्शन, कि वाह, यू नो, हमारे साथ मिलता जुलता है। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि देखो सेम सेम है। वो ब्रिटिश बंदा मुझे देखता है, ही स्माइल्स एंड ही इज लाइक, अमी, आई स्पेंट 4 years इन ऋषिकेश स्टडिंग द भगवद गीता एंड द वेदांत, ठीक है। हमको लगता है कि ये क्या, वो रिटायर होने के बाद वाले पढ़ने वाले ग्रंथ है, कोई गुजर जाता है तो पाठ होता है तभी पढ़ने वाले ग्रंथ है। जबकि गिव इट टू देम, वो लोग ने हमारे ग्रंथों का रेलेवेंस समझा और उससे पैसा भी बना रहे हैं, ठीक है, वैल्यू भी दे रहे हैं, है ना, उसे सिखा भी रहे हैं, उससे पैसा भी बना रहे हैं। अब अगर मैंने पूछा नहीं होता तो उन्होंने कहा नहीं था कि मैंने भगवत गीता से सीखा है। वाइट लेबलिंग, हाँ, वाइट लेबलिंग। फिर भी तुम सोचो, वो यूज तो कर रहे हैं, है ना, उनको वैल्यू दिखा, हमको हमारी ग्रंथों का वैल्यू नहीं दिख रहा। एग्जैक्टली, राइट। हम भाई, फिर अगर ये बताऊं ना मैं, तो ट्विटर पे सपोज ये चीज मैं डालूं तो सब लोग गोरों को गाली देने लगेंगे, वो हमारा अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो एक चीज है, ठीक है, वो कैसे अप्रोप्रिएट कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं ना।
आपने अगर आपके पास ऑलरेडी आपने कुछ बना दिया होता, ये रेगुलर ट्रेनिंग हमारे यहाँ होती कि भगवत गीता से आप कर रहे हो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स वगैरह, तो कोई कैसे अप्रोप्रिएट कर सकता था? कोई नहीं कर पाता था, राइट? पर हमने कुछ किया ही नहीं। हमको लगता है कोई गुजर गया उसके वक्त पढ़ने का ग्रंथ है। कितने सारे यंगस्टर्स जब पढ़ते हैं तो आज भी देखिए माता पिता कहेंगे कि भाई संन्यास ले रहा है क्या, ऐसे कहेंगे, ये सब क्यों पढ़ रहे हो? तो बट लोगों को तो रेलेवेंस है, जो आपका प्रश्न है बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। और क्यों रेलेवेंस है? क्योंकि अगर हम भगवत गीता ही देखें तो अर्जुन क्या किस परिस्थिति से गुजर रहा है? उसे निर्णय लेना है ना? एक तरफ परिवार है, एक तरफ उसका राजधर्म है कि जो अन्यायी है उनको आपको दंड देना है, वो राजा का कर्तव्य है। पर जो अन्यायी है वो खुद का परिवार है, और हर एक मनुष्य का अपने परिवार के प्रति भी तो कर्तव्य है। तो परिवार को मारो ये तो कहीं नहीं लिखा, राइट? तो आप कौन सा धर्म, कुटुंब धर्म और राजधर्म, किसे प्रायोरिटी दो उस समय? दोनों ही महत्वपूर्ण है, राइट? तो इसे हम क्या कहते हैं? धर्म संकट, एथिकल डायलेमा, राइट? आप क्या करो उस समय? और दोनों महाभारत और रामायण में प्रत्येक व्यक्ति इसी धर्म संकट से गुजर रहा है। आप धृतराष्ट्र को देख लो, उन्होंने निर्णय क्या लिया वो दूसरी बात है, पर स्ट्रगल क्या है कि एक तरफ बेटा है, दूसरी तरफ राजधर्म है ना? बेटे को खुश करने में ये भूल गया कि भाई वो राजा भी है, और बेटे को खुश करने के चक्कर में पूरे परिवार का विनाश करा दिया। पर था तो धर्म संकट ही, राइट? श्री राम लो, दशरथ लो, कुछ भी, दशरथ जी ने अपने निर्दोष बेटे को वनवास भेज दिया, ठीक है? हम कहते हैं श्री राम ने पिताजी की बात मानी, वो तो श्री राम ने करी, पर दशरथ जी ने क्या किया? एक तरफ प्रजा को जो वचन दिया था कि राम को मैं राजा बनाऊंगा, दूसरी तरफ पत्नी का दिया हुआ वचन, ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? वो भी धर्म संकट था। और वही तो आज भी हम गुजर रहे हैं, उसी धर्म संकट से। आप लोग अपना वेंचर करो, अभी हम जब बात कर रहे थे इसके पहले, है ना, आपका खुद का वेंचर है, आपने रिस्क लिया हुआ है, ठीक है? शायद अगर आप जॉब करते तो यू वुड हैव अ फिक्स सैलरी जो आती है ना, ये सब आप नहीं करते, यू वुड हैव योर लाइफ, आप मजे करते, बाहर जाते, सब कुछ है। आपने ये मार्ग चुना, जो रसावर्स आप जो कर रहे हो, जो स्टोरी टेलिंग का कर रहे हो, कल्चरल स्टोरी, वो मार्ग आपने चुना, वो कठिन है। इट वॉज ऑल्सो डिसीजन यू मेड, एंड जब आपने ये डिसीजन लिया तो आपने कुछ छोड़ा भी। दिस इज द ट्रेड ऑफ वी आर ऑलवेज मेकिंग। अब ये नहीं कह रही कि जो जॉब करने जाता है वो गलत है, बात वो नहीं है, पर हर बंदे को अपने लिए वो डिसीजन लेना है, पर वो कैसे लो, राइट? किसी किसी के जीवन में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, तो उस समय आप कहोगे कि नहीं आपका पैशन फॉलो करो, आपको लगेगा नहीं पहले वो निभाओ फिर देखेंगे, राइट? तो ये परिस्थिति सबकी अपनी अपनी है। गीता, महाभारत, रामायण क्या बताते हैं कि इन परिस्थितियों में आप सोचो किस प्रकार, कैसे सोचोगे तो क्या होगा। ट्रेड ऑफ तो हर एक में है, कौन सा ट्रेड ऑफ लेने को आप तैयार हो, और निर्णय किस भाव से आ रहा है? क्या उस भाव से आ रहा है कि भाई मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, या उस भाव से आ रहा है मुझे क्या चाहिए, मेरा ईगो क्या कहता है, मुझे कैसे कह दिया, उनके पास मुझसे ज्यादा कैसे है? उस भाव से आप निर्णय ले रहे हो, या ये सोच के ले रहे हो कि भाई हम सबके लिए क्या अच्छा है, समाज की प्रगति कैसे होगी, उसके लिए क्या कर रहे हो? तो किस भाव से निर्णय ले रहे हो, उससे आपका उत्तर सेम भी रह सकता है, बदल भी सकता है। बट दैट प्रोसेस एंड कल्टिवेटिंग द माइंड, कोई भी निर्णय लेने के लिए आपका मन और बुद्धि व्यवस्थित होना चाहिए, राइट? उस मन और बुद्धि को कैसे आप ठीक से लाओ, समझाओ, क्या सोचो, वो सब सीखना आपको महाभारत, रामायण, भगवद गीता से मिलता है। और इसीलिए आज भी वो रेलेवेंट है, आज भी उतने ही स्ट्रेस है, आज भी धर्म संकट है, सब कुछ है। युद्ध नहीं करना, बाकी रोज का युद्ध तो लड़ना ही है। Absolutely. अच्छा, दूसरी क्या बात हुई है, इसे मैं नेगेटिवली नहीं कह रही, बट कई बार उसका असर नेगेटिव हो जाता है। जब कोई गोरा या कोई बाहर वाले इसे पढ़ते हैं हमारे टेक्स्ट को, तो वो उसे केस स्टडी के रूप में देखते हैं, स्पेशली जो पढ़ना चाहते हैं। उनके साइड के प्रोपेगेंडा वालों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? जो सोशल नैरेटिव वाले बात करते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, पर जो सीखना चाह रहे हैं, जो हमारे ग्रंथों को यूज भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं उनसे, वो लोग इसे कैसे देखते हैं? केस स्टडी के रूप में देखते हैं। तो क्या सीखना है वो आसानी से आ जाता है। हमारे में क्या हो गया, क्योंकि भक्ति भी इन्वॉल्व है, राइट? तो उसके कारण एक्चुअल महाभारत, रामायण ना पढ़कर, मतलब इतिहास ना पढ़कर, उनके ऊपर लिखे गए बहुत सारे जो भक्ति ग्रंथ है वो हम पढ़ते हैं। जब भक्ति ग्रंथ का एक भाव होता है जो समर्पण भाव है, अपने स्थान पर वो सही है,
परंतु हर चीज आप उसी दृष्टि से नहीं देख सकते। बिल्कुल। इसके कारण जिस नजरिए से हम देखते हैं महाभारत रामायण, तो फिर महाभारत का युद्ध कृष्ण रोक सकते थे, उन्होंने नहीं रोका, ऐसी बात होती है। रादर देन थिंकिंग अबाउट इट इंटेलेक्चुअली कि भाई क्यों नहीं रोका, उनका क्या रोल था, ठीक है, कृष्ण ने किया तो ठीक होगा या राम ने किया तो ठीक होगा। हाँ, राम ने किया तो ठीक होगा, पर क्या उनका प्रोसेस आप समझ पा रहे हो ताकि आपके जीवन में आए तो आप उनके अनुसार निर्णय ले पाओ। श्री राम और श्री कृष्ण हमारे लिए भगवान ही है, पर वो भगवान मनुष्य अवतार में है। यस। मनुष्य अवतार में होने का कारण ही यही है कि हम उनसे सीख पाए। राम ने किया तो हमें कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए वो, राइट? नहीं तो उनको जरूरत ही नहीं थी मनुष्य अवतार में भाग लेने की, वो तो ऊपर बैठ के ही कुछ भी कर सकते थे, है ना? तो मनुष्य अवतार में ताकि हम उनसे सीख पाए, ये हमारी भी दृष्टि हमें डेवलप करने की आवश्यकता है, और सब चीज हम औरों को ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये कभी-कभी विचार आता है मेरे मन में कि जब हम श्री राम और श्री कृष्ण को बहुत सारे लोग कंपेयर करने लगते हैं और लड़ने लगते हैं, बहुत सारे लोग तो कि विष्णु जी और शिव जी को लेके लड़ने लगते हैं। एक और एग्जांपल दूंगा मैं बाद में उस बात का भी, बट मुझे यह लगता है कि अगर श्री राम पुरुषोत्तम है और उनके द्वारा दी गई जो भी एक उनका चरित्र निर्माण किया गया है, ग्रंथों में जो लिखा गया है और हमको वो परोसा गया है कि आप उसको फॉलो करो, अगर वो परफेक्ट है तो फिर श्री कृष्ण को उनके आगे का अवतार बताया गया है। दिस अपग्रेडेशन इज हैपनिंग ऑल द टाइम। तो ये कंपैरिजन करना तो अपने आप में बेवकूफ़ी है। करना बेवकूफ़ी है, पर पता है हो क्या गया है? देखो, मुझे लगता है कंपेयर करने में भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, परंतु हम जिनको कंपेयर कर रहे हैं ना, क्या वो वैसे हैं? मतलब हम सही चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं क्या? क्योंकि मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यूजुअली हम क्या कहते हैं, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब एकदम रिजिड, वाइट इज वाइट, ब्लैक इज ब्लैक, है ना? कह दिया तो कह दिया, अब उसमें कुछ नहीं। श्री कृष्ण का हम क्या समझते हैं? एवरीथिंग इज ग्रे, बात बात पर रूल तोड़ दो, बात बात पर रूल तोड़ दो। दोनों भी ऐसे नहीं है, पर कंपेयर हम क्या करते हैं, ये दो एक्सट्रीम्स, ठीक है, और हमको लगता है देखो ये इनसे ही अपग्रेड हो गए, ठीक है, पर क्या ये ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा है तो वाली को पीछे से क्यों मारा श्री राम ने? ठीक है, अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे तो श्री राम डजंट कम अक्रॉस एज सो रिजिड। वो राजा थे, राजा को डिप्लोमेसी होनी पड़ती है, जो भी राजा को धर्म संस्थापन के लिए करना चाहिए वो करना ही पड़ता है। श्री राम को वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। उसका अर्थ ये नहीं है कि वो मर्यादा में नहीं रहते हैं, ठीक है, पर उनकी मर्यादा समझने की बजाय हमने हमारी मर्यादाएं उन पर थोप दी है, एंड वी एक्सपेक्ट हिम टू बिहेव दैट वे। ऐसा नहीं है। उनके लिए जो शब्द का प्रयोग हुआ है वाल्मीकि रामायण में, वो है रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म का मूर्तिमंत प्रतीक है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ धर्म, एम्बॉडीमेंट ऑफ धर्म। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं धर्म संस्थापन के लिए आता हूं। अब धर्म के लिए, अब धर्म क्या है? धर्म है रिलीजन सिर्फ नहीं, धर्म इज द सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल, धारयति इति धर्म, वो सिद्धांत जिसके कारण कोई भी व्यवस्था चलते रहती है। सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। आज अगर मैं चाहती हूँ कि मैं 80 साल की हूँ तो भी मेरा शरीर मुझे साथ दे, ठीक है, तो मेरा शरीर अगर मैं 80 साल में मुझे साथ तभी देगा अगर मैं आज से उसका ध्यान रखती हूँ, खाना पीना कसरत जो भी है, पर मैं पूरा जंक ही खाती रहूँ, ठीक है, और फिर एक्सपेक्ट करूँ मेरा शरीर मुझे साथ दे, तो होने वाला है क्या? तो मेरा शरीर कंटिन्यू रहे उसके लिए मेरा अपने शरीर के प्रति कोई कर्तव्य है, राइट, फॉर द कंटिन्यूटी। व्हाट इज दैट कर्तव्य? तो हम कहेंगे वर्च्यू का है, अच्छा खाना खाओ, जंक मत खाओ। जंक खाना बुरा है, अधर्म है, सही खाना धर्म है, राइट, सिंपल बात है। उसी को आप एक्सटेंड करो परिवार। हम सबको परिवार से कुछ ना कुछ मिलता है, प्यार मिलता है, नरिशमेंट मिलता है, पैसे मिलता है, थिंग्स गेट टेकन केयर ऑफ, राइट, तो परिवार से ये सब मिलता है। परंतु अगर हम ये कहें लेना तो मुझे सब है, देना कुछ नहीं है, तो ऐसे चलेगा? माई वे और हाईवे नहीं, आप मेरे को देते रहो बस, ना कुछ पूछो ना कुछ, वैसा परिवार टिकेगा क्या? तो अगर परिवार को सस्टेन करना है, जैसे शरीर को सस्टेन करने की हमने बात कही, परिवार को सस्टेन करना है, परिवार संयुक्त रहे, मजबूत रहे, तभी हमें उससे कुछ ना कुछ मिलेगा। वो कब होगा? जब परिवार का प्रत्येक सदस्य
जो अपना कर्तव्य है वो निभाएगा, ठीक है, जो उसे करना चाहिए वो भी करेगा, कभी थोड़ा ज्यादा कभी थोड़ा कम, ये तो जो सदस्य है उनके बीच की बात है। जब वो सब करेंगे तभी ही वो सस्टेन रहेगा, राइट? दैट इज, इसीलिए तो हम कहते हैं पुत्र धर्म पिता धर्म, ये सब क्या है? दैट इज धर्म विच अलाउज द सस्टेनेंस ऑफ एनी सिस्टम। एंड सस्टेनेंस मतलब केवल एग्जिस्टेंस नहीं, सस्टेनेंस मतलब थ्राइविंग, सस्टेनेंस मतलब प्रोग्रेस, प्रगति, सबका अच्छा होना चाहिए, राइट? एज ए सिस्टम सबका अच्छा होना चाहिए। तो श्री राम क्या है? विग्रहवान, रामो विग्रहवान धर्म। उनके समाज को, उस समय का जो समाज था उसका वो धारण होता रहे, वो चलता रहे, वो थ्राइव करता रहे, उसके लिए जो भी करना था उन्होंने किया, और वही श्री कृष्ण ने भी किया है। अब उनकी पर्सनालिटीज अलग अलग है, परंतु हम जो कंपेयर कर रहे हैं ना वो भी सही नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कृष्ण बात बात में रूल तोड़ रहे हैं, वैसा भी नहीं है। अगर एक समाज में ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी बात बात में आपको रूल तोड़ना पड़े तो क्या होगा? समाज चलेगा क्या? बात बात में जो देखो वो रूल तोड़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं हुआ है, वो बात बात में रूल्स नहीं तोड़ रहे हैं। आधी चीजें तो थोपी गई है उन पर, हमने थोप दी है महाभारत पढ़े बिना कि बात तोड़ दिया। हाँ, देयर आर प्लेसेस वेयर ही इज एक्सप्लेनिंग कि भाई क्या सही है करना। आप हिंसा अहिंसा किसे समझते हो? सत्य बोलना ये तो सही बात है, हम सब जानते हैं सत्य बोलना चाहिए। अगर समाज में सभी झूठ बोलने लगे एक दूसरे से तो समाज तो रहेगा नहीं ठीक से, रिलेशनशिप्स नहीं रहेंगे, तो सत्य बोलना चाहिए। पर अगर कोई लुटेरा, ठीक है, किसी इनोसेंट निर्दोष के पीछे पड़ गया हो और आपसे पूछे कि भाई वो कहाँ गया, तो उसे क्या सच बोलना चाहिए क्या? तो उस केस में सत्य गुण है या अवगुण है, धर्म है या अधर्म है? तो उस न्यूएंस को कृष्ण समझाते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि बात बात में रूल्स तोड़ दो। तो इसी इंटरप्रिटेशन वाली बात से एक चीज़ मेरे दिमाग में आई। आज सुबह ही मेरी एक बहन ने मेरे से पूछा कि मेरी माँ ने मुझे कहा कि आयरन सॉल्ट मस्टर्ड ट्यूसडे और सैटरडे को नहीं खरीदते। तो जब पूछा गया कि क्यों, क्योंकि शनिदेव नाराज़ हो जाते। तो ये कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर तो नहीं है। अब एक यंग माइंड है, क्यूरियस माइंड है, वो तो पूछेगा, और इस तरह के कितनी चीज़ें हैं पूछने को कि ये इस दिन क्यों नहीं करते हैं और ये क्यों करते हैं, ऐसे ही क्यों बिहेव करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। तो उसका एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है यूजुअली। अभी जो जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है, अभी जो क्यूरियोसिटी को खुलने का मौका मिल रहा है बाहर, वो घर पे उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ऐसे में फिर क्या होता है, रिबेल मोड में आ जाते हैं युवा, तो ज़्यादातर रिबेल मोड में आ जाते हैं। अब ऐसे में मेरे से अगर कोई यंग पूछता है तो अगर शास्त्रों के बारे में कुछ पूछता है, तो मुझे तो जितना है कि इन चीज़ों से समझ में आया, जैसे वेदांत का कैंप मैंने अटेंड किया, तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि वो कैंप अटेंड करो, देखो वहाँ पे जाके एक्चुअल में समझ में आएंगी चीज़ें। तो उसमें भी कई लोग कहते हैं कि वही कि हमारे माँ बाप जाने तो नहीं देंगे। तो ऐसे में मेरे सामने भी धर्म संकट होता है कि मैं क्या उनको रिबेल करने को कहूँ, या इस प्रॉब्लम को कि घर वाले इतना इजीली इस चीज़ को ग्रैस्प नहीं करते अब, इंटेलेक्चुअली चीज़ों को समझना, बिकॉज वो भक्ति भाव से उन्होंने फॉलो किया चीज़ों को। तो इस चीज़ को एक युवा कैसे डील करे, दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर टू यू, स्पेशली एक लड़की के केस में। लड़के तो फिर भी रिबेलियस ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपका प्रश्न ना दो भाग में देखती हूँ, एक तो जो रीति रिवाज वाला है और दूसरा स्टडी, जो पढ़ाई करती है शास्त्रों की या वेदांत की या कोई भी गीता की। तो जो पहला है ना, वो कैसा है कि वो एक तो मान्यताएं अलग अलग घरों में, अलग अलग परिवारों में, अलग अलग जगहों में अलग है। जैसे मैं कह रही थी कि हमारे परिवार में ये कुछ नहीं है कि इस दिन आप ये नहीं खरीद सकते हैं, उस दिन आप वो नहीं खरीद सकते। पर आप देखो क्या होता है, ये सारी जो मान्यता है ना, वो कई बार रीजन स्पेसिफिक होती है, किसी समय के कारण होती है। जैसे आप देखिए आज भी कुछ कुछ लोग मानते हैं कि नाग पंचमी के दिन ये वो लोग काटते नहीं है सब्जियां, ठीक है। अब आज तो आप बिल्डिंग में रहते हो, आपके घर पे तो कोई नाग नहीं आने वाला। तब क्या होता होगा, लोग गांव में रहते थे, वो जमीन पे रहते थे, तो तब आपको इंश्योर करना है कि भाई कुछ कटवट ना जाए किसी स्पेसिफिक हिस्से, तो शायद कुछ मान्यता रही होगी। आज एज अ नॉस्टैल्जिया, इफ यू वांट टू कंटिन्यू दैट्स परफेक्टली ओके, जस्ट नो दैट। और आपके बच्चों को आप कहो, और अगर आप ना समझा पाए तो लेट देम हैव द फ्रीडम टू फिगर आउट। उनको ये कहो कि हर समय हम कोई ना कोई रिचुअल्स तो करते ही रहते हैं, राइट? जीवन रिचुअल के बिना तो नहीं चलता, सुबह उठ के जाना वो भी एक रिचुअल है। अपने अनुसार हम अपना अपना रिचुअल्स बनाते रहते हैं। दीज आर सम, किसी किसी का कोई कारण होगा, किसी किसी का नहीं होगा, तो दैट्स परफेक्टली ओके, राइट?
अपने आप अनुसार आपको जो ठीक लगता है करो। अब आज लोग बाहर रहते हैं, अकेले रहते हैं, कई बार ऐसा हो कि आप नहीं फॉलो कर पाते हो कितनी सारी चीजें। जैसे आज भी किसी परिवार में होता है पर्टिकुलर डे पे बाल ना काटो, ऐसा सब होता है, राइट? पर अब आप जब बाहर गए हो, कुछ प्रोग्राम्स है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, तो आप क्या करो? और उससे कोई पाप पुण्य का तो लेना देना है नहीं, वो तो लाइफस्टाइल की बात है। तो दीज थिंग्स एवरी परिवार हैज टू सिट एंड फिगर आउट, ठीक है? मुझे लगता है इन चीजों पे बहुत ज्यादा, अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन है और आप समझा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, ठीक है, तो बिना वजह दिस इज नॉट अ पॉइंट टू पिक फाइट्स, ऐसा मुझे लगता है। बच्चों को भी समझना चाहिए कि भाई आपको उत्तर मिला, ठीक है, नहीं मिला तो माँ बाप को खुश करने के लिए कर भी दिया तो क्या है, मेन तो ये है ना कि परिवार में खुशी रहे। फिर आप अपने अनुसार करो ना करो ये आप पर है, पर जब तक उनको खुशी मिल रही है, आप उनके घर पे रह रहे हो, तभी तो आप जहाँ रहते हो उनके रूल्स फॉलो करते हो, तो उनके अच्छे के लिए कर लो यार। हर चीज को इंटेलेक्चुअलाइज करने की जरूरत नहीं है। क्या पता शायद आपको उसका फायदा किसी समय समझ आए, जिस कोई कारण आपके माँ बाप को ना पता था, और ना पता है तो डोंट कंटिन्यू। जहां तक दूसरी बात है ना, मुझे लगता है इसमें क्या हो गया है कि एक समय बहुत ज्यादा आप देखो तो हमारे में आश्रम व्यवस्था होती थी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ और सन्यास। बहुत ज्यादा जो भक्ति का या वेदांत की जो पढ़ाई पहले वानप्रस्थ में होती थी, ठीक है, पर उस समय जीवन शैली अलग होती थी। यू आर सो फिजिकली बिजी, ठीक है, परिवार बड़े बड़े होते थे, आपके काम में आप लगे हो, और फिर समय है, सब रिटायर हो गए, तो अब आप प्रिपेयरिंग फॉर योर देह त्याग आप करो। जबकि वो एक एस्पेक्ट है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का, पर उसका दूसरा एस्पेक्ट भी है जो हम जानते हैं अब, कि उससे स्ट्रेस कम होता है, सोचने की पद्धति है वो ठीक है। आज तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है, तो ये कुछ जैसे योग है, योग तो चलो उसका तो फिजिकल बेनिफिट्स भी बहुत सारा है, मेडिकल बेनिफिट्स भी बहुत सारा है, ध्यान धारणा, भगवत गीता जब लोग पढ़ते हैं तो क्लैरिटी मिलती है जीवन जीने की, राइट? रामायण महाभारत तो गृहस्थों के लिए है, वो कोई, आप जब भगवत गीता सुनाई जा रही है तो वो वन में नहीं सुनाई जा रही है, वो युद्ध मैदान के बीच सुनाई जा रही है, गृहस्थ को सुनाई जा रही है, लड़ने के लिए सुनाई जा रही है, भाग जाने के लिए सुनाई नहीं जा रही है, राइट? तो ये तो आपको टिककर लड़ने के लिए, जीवन जीने के लिए सिखा रहा है, तो वो तो आपको तभी पढ़ना पड़ेगा ना, तभी सीखना पड़ेगा, स्पेशली आज जब पहले के जैसे सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो हमको हमारे काम पर ही, हमारे मन पर काम करना है। अब माँ बाप को या बड़ों को हमेशा ये बात समझाना आसान नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा है बहुत सारे लोग ये करते रहते हैं, फिर एक दिन पता चला मंक बन गए, ठीक है। अब ये माँ बाप नहीं चाहते कि अपने वाले मंक बन जाए। सबको ऐसा है कि नहीं मेरा बेटा तो गृहस्थ करे, बच्चे करे, ये करे, वो करे। तो आपके पास, आपने जब किया और आपके फ्रेंड्स के पास जाते हो, तो जाके उनके पेरेंट्स को भी मिलो, उनको भी बताओ क्या है ये जो पढ़ा रहे हैं, वो आपको सब छोड़ दो, सब डिटैच कर दो, ऐसा नहीं पढ़ा रहे हैं। वो आपको भाई आपका जीवन कैसे जियो ये सिखा रहे हैं, सही निर्णय कैसे दो वो सिखा रहे हैं, राइट? तो जब उनको पता चलेगा, उनको ये समझ आएगा, तो कोई थोड़ी ना मना करेगा, राइट? वो पर्सपेक्टिव समझाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा हुआ है परिवारों में कि वो बहुत ज्यादा अध्यात्म करने लगा, फिर खत्म, और कोई चाहिए नहीं लाइफ में, कुछ चले जाओ। वैसे भी है ना, वैसे स्कूल्स भी है जहाँ ऐसा पढ़ाया जाता है। तो आई थिंक वो जो पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं, उनको साथ में और अलाइन होने की जरूरत है, और ऑफ कोर्स माँ बाप को भी ये समझाने की जरूरत है कि भाई इसका फायदा हमें हो रहा है, और जब वो देखेंगे, ठीक है, देखो कई बार क्या होता है, वैसे तो मतलब बच्चे भी ना बहुत शाणे होते हैं, जो करना है करते हैं, इसमें माँ बाप के कहने के लिए रुके, क्यों भाई, है ना? आप पढ़ो, आपका पढ़ रहे रहोगे तो आपके हाथ से किताब लेकर तो नहीं जाने वाले ना, पढ़ो आप, और आपके जीवन में दिखाओ, क्यों कोई मना करेगा? घूमते समय झूठ बोल के भी चले जाते हैं, तो इसमें भी करो ना, ये तो आपके लिए अच्छा है। माँ बाप को क्यों पोस्ट रहे हो? इफ यू वांट टू डू इट, माँ बाप कोई बीच में तो नहीं आने वाले, बट हाँ समझा दो उनको अच्छे से। आपने एक बात कही कि लोगों को लगने लगता है कि मैरिज, शादी जो है वो बीच में आ जाती है आपके फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ में, ऐसा लगता है, मतलब कि इसका फ्लिप होना चाहिए एक्चुअली, मे बी इट इज़ अ वे टू स्पिरिचुअल ग्रोथ। हाउ कैन अ यंग माइंड कंसीव दिस आइडिया? इस समझ में कैसे आएगी बात कि मैरिज एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए का एक टूल हो सकता है?
थोड़ा सा मैं अलग इससे बताती हूँ, हाँ। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट बिकॉज मैं भी आई एम थिंकिंग अलाउड। जी जी बिल्कुल। आपको जब you want to get beyond something that can only happen when you experience that, right? मेरे पास गाड़ी है नहीं और मैं को अरे मैंने गाड़ी त्याग दी, अरे भाई औकात तो मेरे को आओ मैंने गाड़ी त्यागने की। तो जब आपने गृहस्थ आश्रम को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है तो व्हाट आर यू गेटिंग बियॉन्ड दैट? मनुष्यों के लिए अगर हम इवन हिंदू दर्शन के अनुसार देखें, वर्ल्ड व्यू के अनुसार देखें, तो हम ये मानते हैं कि हम 5 ऋण लेकर जन्मे, ठीक है? 5 ऋण कौन से हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण। देव ऋण ऑफ कोर्स क्योंकि देवता है तो हम सब है, तो उस ऋण को आप कैसे चुकाते हो? जो पूजा वगैरह आप करते हो। पहले यज्ञ करते थे, है ना? जो वैदिक यज्ञ जो होते थे, श्राउत यज्ञ वगैरह होते थे, नित्य अग्निहोत्री जो वह होते हैं, तो देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए, उनके लिए अपना ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता एक्सप्रेस करने के लिए, आप हमारा ध्यान रखिए, हम आपको आपका ध्यान रखेंगे, उस तरीके से। तो दैट वाज देव ऋण। ऋषि ऋण मतलब क्या? हम जो कहते हैं कि हिंदू संस्कार, हमारे मूल्य, हमारा संस्कृति, जो भी हमारी संस्कृति जो हम बात करते हैं, वो कैसे है? वो हमारे ऋषियों ने हमारे ग्रंथों में संजोया, इंश्योर किया कि हर अगला जनरेशन वो समझे, वैसा जिए, राइट? तो उनके प्रति हम जब कहते हैं कि हमारे हिंदू मूल्य या हम हिंदू हैं, तो वो क्यों है? क्योंकि हम उस संस्कार को जी रहे हैं आगे और उसे आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। उस ज्ञान की धरोहर को अगले जनरेशन को देना भी महत्वपूर्ण है। कैसे होगा? हम पढ़े और उनको पढ़ाएं, राइट? पितृ ऋण, आज हम जो हमारा नाम कहते हैं, आपको मैं पूरा नाम पूछो, आप क्या कहोगे? अनंत सेठ। अनंत सेठ। तो ये सेठ कहाँ से आ रहा है? ये आइडेंटिटी आपने चूज की थी क्या? नहीं। जिस परिवार में आपने जन्म लिया वहां से आई, ठीक है? यू माइट से कि आज मुझे नाम नहीं लगाना, पर उस परिवार में जन्म लेने का आपको फायदा तो हुआ है ना? तो आइडेंटिटी आप भले ना कहो कि मैं सरनेम ना लगाऊं, पर आपके आसपास वाले तो जानते हैं कि भाई ये इनकी बेटा है। I can see my 3-4 generation Of that course. everything is passed on. Yeah. Exactly, right? The whole identity or identification is because of your family and lineage, right? तो उसे आप कैसे आगे बढ़ाओ? या एक तो उसको आप उस ऋण को आप कैसे चुकाओ जो हम पितरों का श्राद्ध वगैरह करते हैं, चीज है। बट प्रत्यक्ष पितृ कौन है? माँ बाप, राइट? माँ बाप का ध्यान रखना, एक्सटेंडेड फैमिली का ध्यान रखना, बट इट डजंट एंड देयर। हम धर्म की बात कर रहे हैं, तो द कंटिन्यूटी हैज टू हैपन। कंटिन्यूटी ऑफ व्हाट? ऑफ दैट परिवार दैट यू आर अ पार्ट ऑफ, राइट? तो वो कैसे होगा? जब आप विवाह करके बच्चे पैदा करोगे तो ही तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। तो वो भी एक ऋण है आप पर। और फिर जो मनुष्य ऋण जो आप सेवा के द्वारा, अतिथि सेवा जो भी है उसके द्वारा, और भूत ऋण जो आप इकोलॉजी की सेवा करते हो या इकोलॉजी के लिए जो करते हो, प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन की जो हम बात करते हैं, वो हमारे धर्म का मूल है, ठीक है? ये पंच ऋण के साथ हमने जन्म लिया है एंड द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू फुलफिल ऑल दिस। तो जब कोई गृहस्थ आश्रम में नहीं है तो वो शायद ऋषि ऋण तो निभा रहा है और पितृ ऋण नहीं निभा रहा, ठीक है? अब किसी किसी के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि सबके लिए ये सब करना आवश्यक है, किसी किसी के लिए दैट माइट बी दैट वे, किसी किसी का मार्ग वो निश्चित है, वो उसी मार्ग पे जाएंगे, बट अधिकतरों के लिए तो ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो आप किसके लिए समाज की बात कर रहे हो? कौन होगा उस समाज में अगर आपके बच्चे नहीं है तो, राइट? वो समाज तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो वो भी आप पर है। और जो आपने कहा, वो आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही कि इट हैज टू बी अ marriage has to be a path in that process of realization. But that is what a marriage does ना। जब struggles आएंगे, जब आप एक दूसरे से मिल रहे हो, एक तो ये है कि भाई वो इतना अच्छा आपका ट्यूनिंग है कि ऑलरेडी यू आर अलाइंड, आप साथ में करो। अब साथ में इस मार्ग पे जाने जैसा तो अच्छा क्या हो सकता है? कोई भी मार्ग में, ठीक है? अगर वैसी ट्यूनिंग है और आपके साथ कोई हमसफर है जो साथ में जा रहे हो, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लड़के बच्चे, लड़के लड़कियां सब क्यों नहीं करे? क्योंकि डर है कि अरे ठीक से नहीं हुआ तो। बट देन आप सोचिए, हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, हम स्टार्ट ही नेगेटिव से कर रहे हैं कि वो रोड़ा है ना, वो ऑब्स्टेकल है। अब आपने सोचा ही वही है, तो फिर क्या होगा? ये भी तो सोच सकते हो कि अरे भाई साथ में अगर हम अलाइंड है तो साथ में कुछ कर सकते हैं। एक तो वो, दूसरा जस्ट लर्निंग ना। एवरी फेज, एवरी रिलेशनशिप इज मेंट टू टीच यू समथिंग। भाग क्यों रहे हो?
अगर आपको लग रहा है नहीं दैट्स माय पुल, मुझे वही करना है, दैट्स फाइन, पर अगर आप एस्केपिस्ट बन के ये कर रहे हो कि नहीं पापा ट्विटर में बहुत ब्लैक पिलिंग चल रहा है इसलिए अब मुझे शादी नहीं करनी, लड़कियां तो सब बुरी होती है इसलिए शादी नहीं करनी, या लड़के सारे बुरे होते हैं पैट्रियार्कल इसलिए, तो फिर आपने आपका जो आपके जीवन में जो संभावनाएं हो सकती थी वो तो आपने देखी नहीं ना। मैं ये नहीं कह रही कि अच्छी होंगी या बुरी होंगी, बट एटलीस्ट गिव इट अ चांस, जो भी होगा आपको आगे ही ले जाएगा अगर आपका एटीट्यूड आगे जाने का है। आपका एटीट्यूड रोते रहने का तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, वो कितने भी अच्छे हो तो भी कुछ नहीं होगा। फिर अगर आप ऐसा नहीं है कि जो मॉन्क इंस्टीट्यूट्स है या ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं होते, सब कुछ होता है, ह्यूमन बीइंग है ना। इवेंचुअली हम सबका क्या स्ट्रगल है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उसको ओवरकम करना है। वो नहीं होगा तो आप भगवा कपड़ा भी पहन लो, सारा वो भाव तो रहेगा ही रहेगा, शादी करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर वो इम्पल्सेस पर काबू कर पाए तो शादी कर कर भी आप आध्यात्म में हो। आध्यात्म क्या है, जो हम कहते हैं कि आध्यात्म, व्हाट इज आध्यात्म, मुझे लगता है कहीं पर वही कंफ्यूजन है। हम कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार, वो तो इवेंचुअल है, पर आत्मा का साक्षात्कार कब होगा? तो मैं सबको कहती हूँ कि आप भगवत गीता पढ़िए, बट साथ में पतंजलि योग सूत्र भी पढ़िए, ठीक है। कब होता है? तो जो शुरुआत है पतंजलि योग सूत्र की, अतः योगानुशासन योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योग मतलब चित्त की वृत्ति, चित्त मतलब रफली मन, नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, रफली मन में जो विचार चलते रहते हैं उनको शांत करना। क्या होगा तब? योगः चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब वो आपका मन की वृत्तियां शांत होगी तब आपका जो स्वरूप है, जो आत्मा रूप है, वो तब साक्षात्कार आपको होगा। कब होगा? जब वो मन के जो वृत्तियां वो शांत होगी। मन की वृत्तियां कब शांत होगी? तभी होगी जब आपके सारे इम्पल्सेस, क्योंकि इम्पल्स तो चल रहा है ना दिमाग में, ये है वो है ये है, कहीं कभी किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है, कोई चीज चाहिए किसी से कोई जेलसी हो रही है, ये है वो, वही चल रहा है आपके दिमाग में, ये नहीं वो नहीं, वो ये नहीं वो नहीं, ऑल दैट इज गोइंग ऑन। वो जब शांत होंगे तभी आत्मा का साक्षात्कार होगा। पर वो शांत कब हो गए? सिर्फ भगवा कपड़ा पहनने से शांत हो जाएंगे क्या? या शादी नहीं करने से शांत हो जाएंगे क्या? नहीं, वो शांत करने के लिए आपको स्वयं को प्रयत्न करना पड़ेगा। और शांत होना, अगर बाहर हलचल चल रही है और उसमें आप शांत हो पाए तो वो एक्चुअल शांति है। कुछ है ही नहीं, आपने कभी कुछ किया ही नहीं, तब भी आपको लगता है कि मन शांत हो जाएगा। नहीं, अगर आपने इन इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं किया तो आप भले ही एक्सटर्नली बिहेव करो कि हम शांत हैं, मन तो चलता ही रहेगा। लोग नहीं जानेंगे, आप तो जानोगे, राइट? तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अध्यात्म इज कि उस चित्त की वृत्तियों को शांत करो। और वो कोई भी ना शादी उसमें बीच में आती है, ना मंक खुद बीच में आता है, ना कुछ आता है, वो आपके स्वयं के प्रयत्न से ही हो सकता है। वो बैटलफील्ड में खड़े होकर भी हो सकता है। बैटलफील्ड का नाम लिया ना अनंत ने अभी। जो भी, चाहे हमारे सिख गुरु हैं, अच्छा, और भी जो हमारे चाहे महावीर हैं, बुद्ध हैं, ये क्षत्रिय ही थे। इट मीन्स द chaos in a kshatriya's life will eventually lead you towards this monkhood. It should if you want it to, because then you have a courage है ना आपके अंदर कि आप अपनी बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं। It means the intellectual boundaries or the fears. जब तक fear है कोई भी इतना सा भी, तब तक तो नहीं हो सकता है। तो you have to overcome that fear ना। See, अध्यात्म तभी होगा। मैं यक्षी से भी यही कहती हूँ कि आपको लगता है कि बाहर की परिस्थितियां ठीक हो जाए तो आपका अध्यात्म हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए तो लोग भागते हैं ना, उनको लगता है कि एक्सटर्नल इश्यूज है। इश्यूज एक्सटर्नल नहीं है, इश्यूज अंदर का है। कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, उनकी 8 पत्नियां थी, ठीक है, शादी कहीं बीच में नहीं आई उनके। और बाकी 16,000 रानियां वो तो अलग बात है, वो जो मेन है वो तो 8 है, राइट। पूरा हलचल हर जगह चल रही है, उनके आंखों के सामने उनका पूरा परिवार एक दूसरे को मार देता है और वो शांत है। लोगों को कई बार लगता है अरे कृष्ण इज ऑल फन, है ना, कृष्ण से हम रिलेट कर पाते हैं। सच्ची में आप अपने आंखों के सामने पूरे परिवार को मरता देख रहे हो और आप शांत हो, क्या वो शांति आप डेवलप कर पाते हो अपने अंदर? वो
का करना है, इसलिए कृष्ण योगेश्वर है, हम वो तो नहीं बन सकते, उसको वो बनने की बात नहीं है, परंतु एक्सटर्नल चीजों को बदलकर इंटरनल शांति नहीं मिल सकती। इंटरनल शांति के लिए आपको स्वयं को काम करना पड़ेगा, और जब इंटरनल शांति होगी तो आपका एक्सटर्नल जो जीवन है वो भी ज्यादा अच्छा होगा। दैट्स द होल पॉइंट। ऑफ कोर्स जब आपके साथ कोई है तो आपको आपके अलावा उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, राइट? तो स्ट्रगल तो होगा, बट इट विल बी वर्थ इट, सो डोंट रन अवे। बाकी जो कृष्ण इच्छा। इसी को बोलते हैं ना एक्सपेंशन, कि अपने तक सीमित नहीं हो आप, अभी आपके पास +1 हो गया ध्यान रखने के लिए, और वो वही एक्सपैंड होता है। चेतना का विस्तार स्वयं से सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे तभी, आपको टारगेट्स तो बाहर ही मिलेंगे ना। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ, वो थोड़ा अनरिलेटेड, वापस हमारे पीछे जाना पड़ेगा, इसकी स्पेशली बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, खास करके जब हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसा लगता है कि वुमेन के लिए ज़्यादा रूल्स हैं, लड़कियों के लिए ज़्यादा रूल्स हैं। मंगलसूत्र पहनो, सिंदूर लगाओ, पीरियड्स के समय आप पूजा नहीं कर सकते, किचन में नहीं जा सकते, एंडलेस, लड़कों के लिए नहीं है। तो और अगर उसके अगेंस्ट अगेन रिबटल आता है, नहीं, या तो उस फॉर्म में आता है या तो क्यूरियोसिटी के फॉर्म में आता है, और क्यूरियोसिटी का भी आंसर मिलना कठिन है। तो क्या ऐसा फैक्ट है ये कि ऐसा ही है, रूल्स ज़्यादा है वुमेन के लिए, या उसके पीछे कोई बहुत रीज़न है, और अगर है तो उसको समझना कैसे है, कहाँ समझना है? मुझे लगता है रूल्स तो दोनों के लिए, ठीक है। आज बहुत सारी चीजें हम फॉलो नहीं करते, वो अलग बात है, परंतु जो लड़के भी है वो जब विवाह हो जाता है तो पहले मेरे ख्याल से वो 3 धागों का उपनयन यज्ञोपवीत पहनते हैं। विवाह हो जाता है तो 6 वो है ना, वो धागे बढ़ जाते हैं उसके, उसको कैसे पहनना है, क्या करना है, रिचुअल के समय क्या क्या करना है वगैरह, उसके भी रूल्स। शिखा चली गई, तिलक चला पर गया, हमने रखा नहीं, वो हो क्या गया है, लड़के करते नहीं है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा लड़कियों से ही रखा जाता है ना। लड़के तो जो भी है करेंगे, ट्रेडिशनल कपड़े भी कौन पहने, लड़की पहने, लड़का तो पैंट शर्ट में ही घूमता है, उसे कोई नहीं कहता कि भाई तुम्हारी धोती का है, और अगर वो पैंट शर्ट में घूम रहे तो कोई कुछ नहीं कहता, पर लड़की ने फ्रॉक पहन लिया, पैंट पहन लिया तो बोलेंगे अरे संस्कार चले गए। संस्कार चला रखने का ठेका तो लड़की तो ने तो नहीं रखा है, अगर दोनों रखेंगे। अच्छा, और कपड़ों से केवल संस्कार नहीं होते, पहली बात तो ये है, क्योंकि कपड़े तो ओवर टाइम बदले ही है ना। आज क्या हम उस समय नहीं जा सकते जैसा कपड़ा पहन रहे थे, बिल्कुल नहीं पहन रहे। उस जमाने के आप मंदिर वगैरह देखो, आज कोई भी ऐसा पहन रहा है, आज अगर वैसा पहनेंगे तो भाई वो ब्लास्फेमी हो जाएगा, राइट, सैक्रिलेज हो जाएगा कि आज वैसे कपड़े पहन के घूम रहे। तो कपड़े पहनना वगैरह तो बदलता रहता है, हम उसको ही केवल संस्कार और परंपरा मान लेते हैं, वैसा नहीं है। पर एनीवेज, टू आंसर योर क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि रूल्स इन पे ज्यादा या रूल्स उन पे ज्यादा नहीं, रूल्स तो दोनों पे है। फॉलो एक जन से कराया नहीं जाता, दूसरे से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखी जाती, ऐसा है। बाकी जो पीरियड्स की आपने बात की वो तो अलग है ना, वो तो इट्स मोर लाइक, देखिए क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें रिलीजन से जोड़ दी जाती है, ऐसे करोगे तो पाप लगेगा, इजी, आपको और कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, और आप जब तक बिलीफ है तब तक कोई कुछ पूछता नहीं है, इट कंटिन्यूज। पर हमेशा तो कोई मानेगा ऐसा नहीं, वो पूछे क्यों भाई, काहे को पाप लगेगा, किसी का बुरा कर रहा है क्या, तब वो ऐसे पूछते हैं, और सही बात है पूछना, पर उस समय क्यों ऐसा कहा गया? जब पीरियड है तो यू नीड अ ब्रेक, राइट, फ्रॉम द रेगुलर थिंग्स दैट यू आर डूइंग, व्हिच इज अ गुड ब्रेक। जब वो पाप पुण्य के साथ जोड़ दिया जाता है, फिर उसमें ऐसे इस तो ये तो बुरा है, ये तो अच्छा है। और एक जमाने में था भी, बिकॉज उस जो हाइजीन जो प्रोसेसेस थे वो सब अलग थे, है ना। जब कोई ब्लीड कर रहा है तो यू वुड वांट देम कंस्ट्रेंड इन वन प्लेस एंड नॉट मूव अराउंड। आप कहोगे कि भाई नहाना नदी में जाके होता था, तो आप वैसे नहीं जाओगे, तो ये 3 दिन नहाना नहीं है। आज तो वो सब बदला है ना, तो उसके साथ साथ आप रूल्स क्या रख रहे हो वो भी आप सोचो, पहली बात। दूसरी बात, भाव समझो, भाव हाइजीन का था, वो बात तो मैटर नहीं करता, पर जो ब्रेक का है वो तो करता है, राइट। और अगर ब्रेक का है, आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, और कोई कह रहा है कि भाई उस मंदिर में आप मत जाओ, कोई सी और की मान्यता है, मत जाओ ना, अपने घर पे बैठ के करो जो करना है, या जहां आप जा सको वहां करो। द पीरियड रूल आई डोंट रियली सी इट एज अ बिग डील, क्योंकि वो तो हम देखता है कि एज वुमेन वी डू गो थ्रू द, especially the first 2 days, you go through emotional ups and downs and all that, and you would rather have a break, right? पर उसे जब अच्छा बुरा पाप पुण्य से जोड़ा जाता है, तब फिर रेबल ज्यादा आ जाता है, नहीं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता।
तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज एंड जस्ट द एक्सपेक्टेशन कि भाई रूल्स है वो लड़की को ही जैसे पूरा ट्रेडिशन का ठेका उसने ले रखा है, ऐसा जब हो जाता है तो रेबल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब साथ में करो, व्हाई नॉट। ये पैटर्न है एक्चुअली, जैसे कोई ताकतवर है वो कमज़ोर को दबाता है। मैस्कुलिनिटी को टिकल करने के लिए आपको फेमिनिन चाहिए, लेकिन जब आप फिजिकल मैनिफेस्टेशन में अगर आप देखें, मैस्कुलिनिटी विल ऑलवेज ओवर पावर फिजिकल एट्रीब्यूट्स में फेमिनिन, बट दिस इज द एनिमल एट्रीब्यूट, एनिमल ट्रेट है ये। जो भी आज के समय में अगर हम बैकलैश देख रहे हैं, अब जैसा पेंट किया जा रहा है, आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग द पिक्चर कि फेमिनिस्ट, फेमिनाजीज जैसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं कि जो एक स्त्री का एक वो स्वरूप निकल के आ रहा है जो शायद अगर आप रिलेट करें तो एक रेबल जो आ रहा है, वो उसका कारण ही ये है कि collective consciousness of feminine was oppressed for centuries and centuries and centuries. और अब ये pressure cooker situation है. This energy always wants to manifest in a productive and progressive way, but that platform was never given to them. Which means कि उसको ऐसी reality में manifest होने का मौका ही नहीं दिया गया, because again these may be scientific but not explained enforced rules and protocols जो किसी की समझ में तो आए नहीं और उनको बस थोप दिया गया और बस उनको मॉडस ऑपरेंडी बना दिया गया। तो तभी तो ये जो पतन जो हम देख रहे हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट जो देख रहे हैं जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं कि दो एनर्जीज क्यों नहीं मिल पा रही हैं आपस में, क्यों नहीं समझ पा रही हैं, यू फील यही हो रहा है एंड इट्स ग्लोबली हो रहा है। देखिए सो आई थिंक आपने बहुत अच्छे से इस बारे में कहा। आई एम सो ग्लैड टू हियर अ मैन से दैट फेमिनिज्म जो शुरुआत हुआ, जो फर्स्ट ये फेमिनिज्म, वो कैसे हुआ? अपने यहाँ नहीं हुआ, ठीक है। अपने यहाँ शायद हमें क्योंकि हमको इंडिपेंडेंस लेट मिली, डेमोक्रेसी लेट आई, ठीक है, इसलिए शायद इतना नहीं जूझना पड़ा। बट जो वेस्ट में वो शुरुआत हुई उसका कारण क्या था आप जानते हैं? हाउ डिड द फर्स्ट फेमिनिस्ट वेव स्टार्ट? उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। वेस्ट में डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, क्योंकि उनको एज अ थियोलॉजी भी अब्राहमिक रिलीजन्स में कहा जाता है ना, वो तो आधी ही है, आधी बुद्धि है, तो उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। वोटिंग राइट्स के लिए ये पूरा जो संघर्ष है वो शुरू हुआ, ठीक है। फिर धीरे 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 वो मतलब इट वाज अ राइट कॉज, राइट, इट वाज अ वेरी वैलिड कॉज जिससे वो शुरू हुआ एंड इट वाज रिक्वायर्ड। फिर जाके क्या होता है, जैसे हर चीज का होता है ना, देन वोटिंग राइट्स भी मिल गया। फिर मार्केटिंग के लिए जो बिजनेस वाले थे उनको लगा यार 50% मार्केट है ये, टोबैको सिगरेट्स वाले यूएस में ये सब शुरू हुआ, तो उनको लगा यार ये तो 50% मार्केट है, ये लोग स्मोक नहीं करते हैं। अब इफ यू गेट देम टू स्मोक एंड मेक, वो कैसे करेंगे? इफ दे बिलीव दैट दिस इज देयर राइट, ठीक है। इफ यू टेल देम दैट आप ये करोगे, दैट इज दिस स्मोकिंग इज एम्पावरमेंट, उनका तो मार्केट डबल हो गया, right? Anything they painted as masculine attribute and it was new कि आप उसको early mover बन जाओ, उसको adapt कर लो। That is empowerment. Then feminism, which was about getting the rights which they really deserve, became same as man, which inherently was an acceptance that the man is better. तो empowerment मतलब आप पुरुष बन जाओ, ऐसे हो गया। इसका अर्थ ऐसे भी है कि देयर वर नो वैलिड कॉज, वैलिड रीजंस फॉर इट टू हैपन। बहुत सारे थे, इवन हमारे लोगों को बहुत बुरा लगता है जब मैं कई बार इस बारे में बात करती हूँ। वी ऑलवेज से कि अरे हमारा तो संयुक्त परिवार टूट गया, अरे संस्कार दिस दैट। तब यूएस में एक टॉक था, तब ये बात चल रही थी एंड प्रत्येक स्पीकर ने कहा ये तो संयुक्त परिवार टूट गया इसलिए ये सब प्रॉब्लम है, संयुक्त परिवार टूट गया इसलिए ये प्रॉब्लम है। और परिवार क्यों टूटा? क्योंकि इकोनॉमिक जॉब्स के लिए लोग बाहर गए। मैंने कहा भाई इतना अच्छा आपका संयुक्त परिवार था तो आज तो पैसे है, क्यों सब भाग नहीं रहे वापस संयुक्त परिवार में? बताओ मुझे। वाइफ आप लोग बोल रहे हो, आप लोग जा रहे हो क्या संयुक्त परिवार में? उनकी बेटियों की शादी भी संयुक्त परिवार में नहीं की है, क्यों भाई, क्यों नहीं किया है? इतना वो नॉस्टैल्जिया और इतना रोजी सब था तो कर देते ना। कुछ तो गड़बड़ हुई थी ना कि वो संयुक्त परिवार टूटने लगे। Absolutely.
क्या था वो, बिकॉज संयुक्त परिवार का जो फंडा था सपोर्ट सिस्टम का, उसके बजाय वो ट्रॉमा पासिंग हो गया। सास को लगता है मैंने तो इतना सहा, अब वो भी सहे, रादर देन थिंकिंग कि भी मैंने सहा, उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगी। नहीं नहीं नहीं, हमने तो ऐसा किया था, तुमको तो भाई तुम्हारे लिए तो कुकर भी आ गए। ये मैं और इस दफे की बात कर रही हूँ। सही बात है। ये मतलब हमारी माओ ने सुनाया यार, बाकी सब तो जाने दो। और कितने, मतलब मैं मेरे स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ, कितने परिवारों में हुआ कि देख हमको नहीं मिला तुम करो। अच्छा, अब पता है ब्रेक कहाँ हुआ? आश्रम व्यवस्था में। आश्रम व्यवस्था क्या थी? ब्रह्मचारी, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब क्या? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट ऑफ व्हाट? बाहर का काम और घर का काम, ठीक है। जिसका मतलब कि अब आपके बच्चे की शादी हो गई है, वो थोड़े बड़े हो गए हैं, तो घर का कामकाज उनको संभालने दो, आपका हो गया। वो हो गया का फंडा ही नहीं, एंड तक वो जो सास है वही मैं ही डिसाइड करूंगी घर का सारा, मरने तक, राइट। बहू को दबाए रखा है। फिर बहू की जब बहू आती है उसे लगता है अब मेरा चांस है, मैंने सेवा की वो भी करे। कैसे चलेगा ऐसा? ये तो आपका टूट गया ना, आपका जो सपोर्ट सिस्टम रहा ही नहीं, टॉर्चर मैकेनिज्म हो गया। और केवल स्त्रियों पर नहीं, ठीक है। मैंने एक टॉक में जब कहा ये, मैंने कहा प्रॉब्लम संयुक्त परिवार की नहीं है, प्रॉब्लम जो आश्रम व्यवस्था के टूटने की है वो है। वो हमें समझना चाहिए। परिवार व्यवस्था तो स्ट्रक्चर है, जो मूल्य है वो तो आश्रम व्यवस्था वाले था कि जो डिटैच कर लो यार, हो गया, हमने हमारे समय देख लिया, अब उनको जीने दो अपना जीवन, राइट। मुझे अपना आधिपत्य थोपने की जरूरत नहीं है, हो गया। जैसे आप ऑफिस से रिटायर हो जाते हो, फिर हो गया ना, फिर ऑफिस में जो भी डिस्कशन कर रहे हो, हम आप नहीं जाते कह रहे कि मैं कहूंगा वो डिसीजन लो, राइट। वो जब खत्म हो गया तो संयुक्त परिवार टूटने लगे। ये सिंपल सी बात है। आप स्ट्रक्चर को अटैच मत हो जाओ, आप मूल्य को समझो। तब जब ये टॉक हुआ तो एक बुजुर्ग 70 ईयर ओल्ड वो आए, एंड ही लिटरली हैड, उनके आंखों में आंसू थे, और उन्होंने कहा कि मैम आपने बात स्त्रियों की कही, पर ये पुरुषों पर भी उतनी लागू होती थी। एक आज मुझे 30 साल हो गए घर छोड़े हुए, मैं बहुत बड़े संयुक्त परिवार से, कहीं यूपी से थे वो, संयुक्त परिवार से आता हूँ, 30-35 साल मुझे आज हो गए, पर आज भी जब मैं मेरे जीवन का सोचता हूँ ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मैं कुछ कर ही नहीं पाता था। पहले पापा ने और फिर बड़े भाई ने, जितना कहा है उतना ही करना है। मुझे क्या चाहिए, मेरा क्या सपना है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। पर जब मैं भाग गया वहां से, जब मैं निकल आया, तो अब मैं खुश हूँ, मेरी पत्नी के साथ हूँ, खुश हूँ। मुझे कभी नहीं जाना, ना ही मैं मेरे बच्चों के लिए चाहता हूँ। अब ये अगेन संयुक्त परिवार केवल एक स्ट्रक्चर है, जो हम भूल गए वो हमारे आश्रम व्यवस्था का मूल्य है, वो भूल गए। और यही चीज हर जगह होती है। अब फेमिनिज्म भी देख लो, जो फेमिनिज्म शुरू किस बात से हुई, वो क्या गया, राइट। जब आप उसका ओरिजिन, जो मूल कारण जब आप भूल जाते हो और केवल स्ट्रक्चर्स पे, केवल उसके आउटवर्ड शो पे रह जाते हो, इस पे रह गए। आज लोगों को लगता है, लोग कहते हैं अरे लड़कियां बड़ी बड़ी हो जाती है पर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से लगी हुई है, शादी नहीं करती। वो क्यों है? क्या कोई माँ बाप चाहते हैं आपकी बेटी शादी ना करे? कोई भी नहीं चाहते, सब लोग चाहते हैं करे। पर क्यों अब माँ बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं थी तो कितना सहा है वो उनकी माओ ने देखा है, राइट। तो अब वो अपने बच्चे के लिए वो चाहेंगे क्या? तो क्या एज ए समाज आर वी एबल टू अंडरस्टैंड द रूट कॉजेज रादर देन ओनली आउटरीच? अब हो क्या गया है, जो पिछले जनरेशन के साथ हुआ, इस जनरेशन के साथ तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, पिछली जनरेशन के साथ हुआ, वो उसी बात को अटैच होके सबको बुरा मान रहे हैं कि सब जगह ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं है, चीजें बदली हैं, राइट। गिव इट अ चांस। वी ट्राई टू कंट्रोल, वी वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग अराउंड अस सो मच। ये जो कंट्रोल का है ना, कि मेरा जीवन भी मैं डिसाइड करूं, मैं कंट्रोल करूं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा यहाँ तक भगवान लाए, आगे भी ले जाएंगे, उतना विश्वास तो रखो। माता के साथ बुरा हुआ तो हमारे साथ बुरा होगा, पिताजी के साथ खराब हुआ हमारा, ऐसा नहीं है, राइट। दे एंश्योर, दे हैव गिवन अस अ गुड लाइफ। यहाँ से आप ये समझ के चलो कि आपका एंड गोल क्या है। क्या आप चाहते हो कि आपका अच्छा पार्टनर हो? क्या आप चाहते हो कि आपका परिवार अच्छा हो? कई बार यंगस्टर से जब मेरी बात होती है तो दे आर लाइक मैम बट सही रोल क्या होना चाहिए? मैंने कहा सही रोल की आप बात ही मत करो, आप ये सोचो आपको आपका परिवार कैसा चाहिए। क्या आप चाहते हो कि एज ए यूनिट आपकी प्रगति हो, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मटेरियली, सबको पैसा चाहिए, राइट।
तो अगर वो पैसा भी चाहिए और इमोशन भी चाहिए तो लेट इट बी अ कॉमन गोल ना, आपके और आपकी पत्नी का, दोनों का। ये आप क्यों अटक के रह गए हो कि इतना पैसा मेरे को ही कमाना चाहिए, उसे किचन में ही रहना चाहिए? ऐसा क्यों? या लड़की को ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे बाहर ही करना चाहिए, किचन का काम खराब है, ऐसा क्यों लगना चाहिए? कैन बोथ ऑफ यू मेक इट वर्क? दोनों कमाने जा रहे हो, क्या किचन में भी साथ कर सकते हो? कैन यू डिवाइड दोज एज वेल रादर देन बीइंग टू हंग अबाउट मेरा पुरुष का रोल या मेरा स्त्री का रोल? कैन वी टॉक अबाउट द एंड गोल दैट मैटर्स एंड सी कि उस परिवार को आगे बढ़ाते रहने के लिए हम दोनों क्या क्या कर सकते हैं? आज पहले के रोल्स तो नहीं रहे हैं, राइट? और अगर कोई चाहे कि पहले के रोल्स में चले जाएंगे, क्लियर कट डिवाइड, वो नहीं होने वाला है। That is not going to happen. This is the truth today. And very honestly, मैंने मेरे जो फ्रेंड सर्कल वगैरह में देखा है, इतने अच्छे लड़के हैं, ठीक है, लड़कियां तो है बट इतने अच्छे लड़के हैं, दे आर सच ग्रेट फादर्स। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं फादर कैन नॉट टेक केयर ऑफ यंगस्टर्स, नो दे डू। वो घर का भी देखता है, बाहर का भी देखता है, वाइफ्स भी घर का भी देख रही है, बाहर का भी देख रही है, और खुशी खुशी रह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, पर वो माइंडसेट चेंज चाहिए, राइट? अगर उस समय आपके घर वाले फिर कह रहे अरे ये देखो जोरू का गुलाम आ गया, और आपको वो लग रही है बात, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। और माँ बाप को भी समझने की जरूरत है कि भाई कर रहा है ना, तो आपके पति ने नहीं किया, आपको तो बुरा लगा, तो आपका बेटा कर रहा है तो खुश रहो ना, वो लोग खुश रह रहे हो। आप देखो बेटे ने अब जाके चाय का कप बना दिया तो क्या हो गया, ठीक है, इसमें आपको इतना क्या बुरा लग जा रहा है, ठीक है? तो वो दोनों तरफ होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि लड़की को ही करना चाहिए, लड़की को भी समझना चाहिए कि भाई केवल बाहर जाके पैसे लेके आना इज नॉट इनफ। एट द एंड ऑफ द डे दोनों को साथ रहना है। कभी थोड़ा उनको देखना पड़ेगा, कभी उनको थोड़ा देखना पड़ेगा। कई बार कोई 70% करेगा, कोई 30%, कभी उल्टा होगा। पर जब एंड गोल आपका, जब विजन ऑफ द परिवार इज अलाइन, तो फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल वर्क इट अराउंड। पर हम स्ट्रक्चर्स और रोल्स में उलझ के रह जाए। आपने कभी किसी हमारे किसी भी पुस्तक में, किसी भी ग्रंथ में ऐसा देखा है कि पाक कला was exclusive to women? No. भीम was an excellent cook. इनफैक्ट जब वो लोग वनवास में भी थे या उसके बाद जब अज्ञातवास में थे, तो भीम ने क्या काम किया? रसोई का काम किया। इनफैक्ट वो तो जाने दो, आज भी बहुत सारे जो शेफ्स है वो कौन है? मेल है सब। जो आपके घरों में भी देखा होगा, जब पहले उत्सव वगैरह होते थे तो घर पे खाना बनाने आता, हम कहते ब्राह्मण आओ से घरे, गुजराती में जो तो रसोईया वो ब्राह्मण होते थे, वो आते थे, वो बनाते थे, क्योंकि उनपे विश्वास ज्यादा होता था कि अच्छा ही करेंगे, सात्विक करेंगे। लेडीज थोड़ी आती, लेडीज भी आती थी, ऐसा नहीं है, बट मेल्स ही आते थे। कैसे? खाना बनाना ना आता होता तो हो सकता है क्या? पाक दर्पण करके एक पुस्तक है 16-17 सेंचुरी की, वो नल, राजा नल के नाम से लिखी है, बट वो तो सिर्फ कथा है, वो भी किसी पुरुष ने लिखी है। कैसे? तो उसमें ऐसे लिखा गया कि राजा नल दमयंती की जो कथा है, तो वो जो नल राजा, जब उनका सब कुछ चला गया था, वो जुए में हार गए थे ना, फिर सब चला गया था, जब तब कहीं रह के वो रसोई थे, और उनकी रेसिपीज इतनी अच्छी थी कि राजा ने कहा भाई इसको डॉक्यूमेंट करो। वो केवल कॉन्टेक्स्ट सेटिंग है, एक्चुअल ये अच्छा। पुस्तक है वो तो 16-17 सेंचुरी की है, बट कई बार वो आप उसके साथ फिक्शन के साथ मतलब टाई इन कर देते हो वैसे, पर वो भी किसी पुरुष ने लिखी है, तो ऐसा कभी नहीं था। इनफैक्ट मुझे याद है मेरे नाना, मुझे शायद मेरी नानी रोज नानी खाना पकाती थी, पर जो सारी स्पेशल डिशेस होती थी ना, वो मेरे नाना ही पकाते थे हमेशा, और कितना अच्छा बनाते थे। कैसे? तो ऐसा कभी नहीं था। इनफैक्ट जो मेगा किचन्स होते हैं उनमें मोस्टली जो कुक्स होते हैं वो होते हैं सिख पंथ में, गुरुद्वारों में सब मिलके बनाते हैं। ये है कि क्या होता था ना कि आज जो टेक्नोलॉजी है वैसा नहीं था। आज ऑफिस में भी जा रहे हैं लड़का लड़की दोनों, तो हम कैसे जा रहे हैं? ऑफिस में बैठे हैं, एसी रूम्स है, कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, कोई खेत में जाके हल नहीं चला रहा है अधिकतर लोग, है ना? और अगर खेत में जाके हल चलाना हो तब लेडीज को, फिर लड़कियों को भी फिर इक्वालिटी की बात नहीं याद आएगी, ठीक है, they'd rather sit at home, राइट, घर का करेंगे। पर जब घर पे भी काम करते थे तो ऐसा तो नहीं था कि मशीन लग गया है, 10 काम वालियां है या डिश वॉशर आ गया, ऐसे नहीं था, सब हाथ से करना पड़ता था। नल है, ऐसा भी नहीं था, पानी लाने जाना था। तो दोनों का ही काम फिजिकली टैक्सिंग था, राइट, दोनों ही काम उतने फिजिकली टैक्सिंग थे, बाहर का हो या घर का हो, तो वो बैलेंस आउट हो जाता था। अब आप घर का भी करो बाहर का भी करो, ये पॉसिबल नहीं था। और बाहर का जो काम इतना फिजिकली टैक्सिंग था जो लड़कियों के लिए पॉसिबल नहीं था, कि युद्ध कर रहे जाकर, हल चला रहा है जाकर, ऐसा नहीं पॉसिबल था। सो दे वर मैनेजिंग होम, यू नीडेड समबडी टू मैनेज होम, टेक केयर ऑफ ऑल दैट।
सो द रोल्स वर वेरी क्लियरली डिफाइंड, ठीक है, कि घर का वो बाहर जाके आ रहा है, घर का ये कर रहे हैं, सब लोग काम करते थे उतना। आज वैसा नहीं है, आज टेक्नोलॉजी बदल गई है, राइट? दोनों के लिए लाइफ हैज बिकम फिजिकली इजियर, उसके अनुसार रोल्स भी चेंज होंगे और होने भी चाहिए। महत्वपूर्ण वैल्यूज हैं, रोल्स और स्ट्रक्चर्स तो इवॉल्व होता है सब। फ्लूइड है वो। इसको अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एक जो फेमिनिन एनर्जी है वो नर्चरिंग है, और जो मैस्कुलिनिटी है वो प्रोटेक्शन, द प्रोटेक्टिव लेयर का वो काम करती है। वो अल्फा मेल थियरी की बात करते हैं कि जो अल्फा मेल होता है वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो अल्फा मेल कौन होता है, उसके ट्रेट्स क्या होते हैं, अगर हम ह्यूमन के अंदर देखें, एंड व्हाई द अट्रैक्शन इज टुवर्ड्स हिम, शायद इसलिए कि वो सही मायनों में मैस्कुलिनिटी का प्योरेस्ट वर्जन है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मैस्कुलिनिटी के प्योरेस्ट वर्जन को अडॉप्ट करते हो तो आप फेमिनिन के भी प्योरेस्ट वर्जन को अट्रैक्ट करते हो। एंड बिकॉज फेमिनिन इज नर्चरिंग, इट इज़ इनेविटेबल। अगर आप खेत में अच्छे से काम करोगे वो आपको ज़्यादा उपजाऊ फसल देगी। आप अगर विद्या, जो अगेन एक फेमिनिन का स्वरूप है, अगर उसको ज़्यादा पढ़ोगे तो विजडम भी आपकी ज़्यादा बढ़ेगी, आई थिंक। लेकिन जब ये हुआ कि समर्पण से या भक्ति से ये चीज़ हुई होगी एक समय पे कि ऋषि मुनि घोर तपस्या में लगे हुए हैं, और शिव शक्ति का जैसे स्वरूप है कि वो उनको बैठ के नहीं हारती रहती हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबाती है, बिकॉज वन इज पुटिंग हिमसेल्फ इनटू एक्सट्रीम्स। सो देयर कम्स अ नर्चरिंग नेचर जो उसको कंफर्ट देना चाहता है, बट ये फिर उसको एनफोर्स कर दिया गया। इसकी स्पिरिचुअल मीनिंग्स को नहीं समझा हमने। आप अगर जो आप एनर्जीज की बात करो ना, तो उसमें ये भी देखिए कि हाँ, शिव शक्ति है और शिवजी के लिए शक्ति का समर्पण और सेवा भाव है, पर जब शक्ति काली का रूप लेती है तो शिवजी भी उनके चरणों में आने को तैयार है, राइट? दैट इज पार्टनरशिप। हम लोग ने रिजिडिफाई कर दिया सब, राइट? अब द स्टोरी सिंबॉलिक, राइट? बट दिस इज व्हाट इट मीन्स कि आप एक दूसरे के पूरक बन रहे हो। क्या पूरक बनने का मतलब ये भी है कि जब ये थोड़ा इस तरफ जाए तो आप भी उसके अनुसार बदलो, जब इसको आवश्यकता हो तो आप उसके लिए भी बदलो। दैट फ्लेक्सिबिलिटी हैज टू बी देयर, रादर देन सेइंग मैं तो ऐसे ही रहूंगा और तुमको ऐसे ही रहना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने जो अल्फा मेल वाली बात कही, राइट? अल्फा मेल और फेमिनिन, क्या हर एक बंदा अल्फा मेल है? अल्फा मेल एक ग्रुप में एक ही होता है, तो बाकियों का क्या, राइट? बाकियों का कुछ है नहीं क्या? और अल्फा मेल को पहले तो चलो अलग बात है कि 10-10 शादियां भी कर लो, चलता था। आज तो वैसे भी नहीं कर सकते। तो हाँ, अल्फा मेल तक का तरफ का अट्रैक्शन है, बट सारे तो अल्फा नहीं है। और अगर सारे अल्फा नहीं है पर उनकी एक्सपेक्टेशन एक्सट्रीम फेमिनिन है, वो हो सकता है क्या? और कितने सारे परिवार आप ऐसे भी देखोगे कि नाम के लिए पुरुष पुरुष है बट डिसीजन सारे स्त्रियां ले रही है। इतनी सारी बात मतलब आज की जनरेशन की तो बात अलग है, पर अब की दादियों की जनरेशन में देखो, जो हस्बैंड है वो तो बहुत जल्दी गुजर गए। स्त्रियों ने अगर वो अल्फा मेल वाला रोल नहीं लिया होता तो परिवार बिखर गया होता, 5-5, 6-6, 10-10 बच्चे थे। तो स्त्रियों ने भी वो कार्य किया है क्योंकि आवश्यकता थी, राइट? तो मुझे लगता है कि हाँ, अल्फा जो नेचुरली अल्फा होता है वो एक चीज है, पर वो सभी नहीं होते। बाकी सबको तो बाकी सब वो स्पेक्ट्रम में है। ऐसा भी नहीं कि बंदे नर्चरिंग नहीं होते। मेरा भाई है, ही इज एन एक्सीलेंट फादर, राइट? बहुत नर्चरिंग है। एंड देयर आर वुमेन हु आर नर्चरिंग बट ऑल्सो एक्सट्रीमली कंपेटिटिव एंड ऑल दैट। देखो आप कितने सारे कॉर्पोरेट्स में है ऐसी स्त्री, राइट? और ये हमेशा से रहा था। आज दोनों साइड को एक्सप्रेशन का अवसर ज्यादा है। पहले ज्यादा क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी थी या टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके कारण स्पेसिफिक था। तो इनफैक्ट आज का जो समय है ना, मेरे ख्याल से हम उस फ्लक्स से गुजर रहे हैं कि जिसमें टेक्नोलॉजी बदल गई है, रोल्स का सॉर्ट ऑफ चेंज हो रहा है। तो उस इनफैक्ट हमारे मतलब मेरे माँ का जनरेशन शायद वो जनरेशन ज्यादा था जहां वो लोग बेचारे दोनों तरफ से पिसे
कि उनके पहले के परिवार had certain expectations from them, पर उनके बाद का is not doing anything what they expected to do, ठीक है. I think इसके बाद का जनरेशन थोड़ा ज्यादा comfortable हो रहा है with no equal तो नहीं हो सकता but complementary roles and filling into that. So now you see that things are changing and people are making their peace with changing roles in families. तो ये तो चलते रहेगा. This discussion could go on for so long. नहीं, I want to ask one more. I'm not please. question एक विचार because this is more like fulfilling, very fulfilling. तो मैं कैसे सोचता हूँ इस बात को. I worked in corporate for almost 11 years now. और मुझे बहुत बाद में ये बात समझ में आई. Obviously, शक्ति के स्वरूप को, भिन्न भिन्न स्वरूप को, अब स्त्री एक स्वरूप में आपके सामने खड़ी है, वो तो बहुत एक प्रोफाउंड वर्जन ऑफ दैट फेमिनिन है जो कि मैनिफेस्ट हो गया. बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि स्लीप भी फेमिनिन है, वो डिवाइन एम्ब्रेस है. वो अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होंगी. फूड इज़ ऑल्सो दैट. बहुत सारी चीज़ें हैं आपके अराउंड. लैंड है, रिवर है, तो ये सारी चीज़ें बहुत गिविंग है. मैं एक बात आपको बताती हूँ. आपने कि नींद की बात कही. हाँ. जो दुर्गा सप्तशती की जो शुरुआत है उसमें क्या है, उसमें निद्रा देवी को बोल रहे हैं कि भाई क्योंकि विष्णु जो है वो सोए हैं और ये मधु कैटभ जो है वो असुर बन के आ गए और वो तबाही मचा रहे. ठीक है. और ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए. अब क्या करें, अभी ये कि भाई कैसे इससे बचे, इनको मारना तो पड़ेगा विष्णु को ही, बट विष्णु तो निद्राधीन है. तो स्तुति निद्रा देवी की जो हो रही है वो निद्रा देवी की हो रही है कि आप छोड़िए उनको. योग निद्रा की हो रही है. तो जब निद्रा देवी अनुग्रह करती है और वो छोड़ती है, उनकी आंखों से निकलती है, तब विष्णु उठते हैं और मधु कैटभ को मारते हैं. तो उनको तो देवी कहा ही गया. ब्यूटीफुल. मेरा तो जो क्वेश्चन था कि अमी जी आप एक बहुत ही यूनिक करियर पाथ पे हैं. ऑथर भी हैं, कल्चरल रिसर्चर भी हैं, तो बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां आपसे कंसल्ट भी करते होंगे कि हम अपना करियर को दिशा कैसे. तो मे बी इस वीडियो के माध्यम से भी क्या धर्म के इस पैराडाइम में आज के समय में अर्थ है? क्या यहाँ पे भी आके व्यक्ति पैसा भी कमा सकता है और फुलफिलिंग करियर भी क्रिएट कर सकता है? आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं? एक यंग माइंड को कैसे इसको नेविगेट करना चाहिए? देखिए, अर्थ के बिना तो कुछ नहीं होता. और मैं तो गुजराती हूँ. तो क्या बेटे भजन न था, पैसा तो चाहिए. और पैसा महत्वपूर्ण है. मैं आपको वेद का उदाहरण देती हूँ. ठीक है. आपने रुद्राभिषेक जानते हैं? रुद्राभिषेक करते हैं महाशिवरात्रि के दिन, क्या वैसे भी उसमें क्या क्या आप बोलते हैं? श्री रुद्रम में क्या बोलते हैं हम जानते हैं? एक वो चमकम और एक नवकम होता है. ठीक है. चमे 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 ऐसे वो होता है. और नवकम में वो शिव जी के अलग अलग नाम है. पर जो चमकम होता है उसमें चमे चमे, चमकम इसलिए कहा गया है क्योंकि हर शब्द का चमे 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 ऐसे. चमे, च मतलब एंड, और संस्कृत में च मतलब और मे मतलब मेरे को. ठीक है. ये भी मुझको दो, वो भी मुझको दो, फलाना भी मुझको दो, ठिकाना भी. दिस इज लिटरली दैट. जिसमें 150 चीजें हैं. ऋषि मांग रहे हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए. मतलब क्या? धन चाहिए, धान्य चाहिए, घर चाहिए, बीवी बच्चे चाहिए, गाय चाहिए, पशु चाहिए, भूमि चाहिए, अधिपत्य चाहिए, शांति चाहिए, सब कुछ चाहिए. अच्छा, जो भी आप मांग सको वो सब कुछ आर्थिक दृष्टि से आप जो भी मांग सको वो उन्होंने मांग लिया है. अगर आज होते तो वो कहते लैपटॉप भी दे दो, आईपैड भी दे दो, मैकबुक भी दे दो, सब कुछ दे दो. वो उन्होंने कहा है. ठीक है. और ये हमारे वेद में आप अगर जब यज्ञ करते हैं तब इंद्र को जब बुलाया जाता है तब इतने सारे जो सूक्त ऋग्वेद में है वो कहता है कि भाई तुम हमारे एनिमीज को मार दो और हमको पूरे राज्य का सब सर्वश्रेष्ठ बना दो. पैसा दे दो, धन दे दो, धान्य दे दो. क्योंकि समाज का अच्छा कैसे होगा पैसे वैसे के बिना? आपको दान भी करना है तो पैसा तो चाहिए. द हिंदू व्यू इज कमाओ बट वहीं पर अटको मत. इसीलिए चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म. आपको एक सुखी समाज चाहिए तो वो धार्मिक धर्म पर नहीं बसा होगा तो नहीं होगा.
राइट? धर्म मतलब न्याय, कर्तव्य परायणता, सब कुछ। पर आप धर्म भी कैसे निभाओगे अगर पैसा ही नहीं है तो? एक पॉवर्टी मतलब क्या, जो वो कहता है ना कि एक अबंडेंस माइंडसेट है और एक पॉवर्टी माइंडसेट है, कि जब कुछ है ही नहीं तो आप एक दूसरे का छीनना चाहते हो, देने का ही नहीं भाई हमारे पास कमी है। जब कमी है तो आप किसी के साथ क्या शेयर करोगे? तो आपको अगर धर्म भी करना है तो आपके पास अबंडेंस होना चाहिए, देने के लिए होना चाहिए। जो राम राज्य का डिस्क्रिप्शन हमको वाल्मीकि रामायण में मिलता है वो कोई गरीब राज्य नहीं है, वो अत्यंत समृद्ध राज्य है, अत्यंत समृद्ध, समृद्ध हर तौर पे, अर्थ के तौर पे भी। तो हमारे वर्ल्ड व्यू में, हमारे दृष्टिकोण में कभी भी ये नहीं कहा गया कि आप पैसे मत कमाओ या आप एम्बिशन मत रखो। ये राजसूय यज्ञ क्यों करते थे, या अश्वमेध यज्ञ क्यों करते थे? बहुत एम्बिशन था, ठीक है? पैसे का एम्बिशन था, पावर का एम्बिशन था, सब कुछ था। केवल इतना है कि जो पैसा और पावर मिल रहा है उसका उपयोग आप किस लिए कर रहे हो, और केवल वहां अटक रहे हो, या आपकी मानसिकता ऐसी कि जब वो है तब है, पर जब लगे कि अब हो गया तो वो सब छोड़ के आप जा भी सकते हो। आपका जीवन का वो एक टूल है, वो आपका जीवन नहीं है। इसीलिए ऋग्वेद में एक ओर पर ये सारे सूक्त है और सारा पैसा, धन देव, ये सारा है, और दूसरी ओर पर वो लोग ब्रह्म तत्व की भी बात करते हैं, वो त्याग की भी बात कर रहे हैं, वो एक्सट्रीम फिलोसॉफिकल रियलिटी की भी बात कर रहे हैं। फिर वो ये भी कह रहा है, जो फिर आगे जाके वो आपको दूसरे उपनिषदों में, वेदों में मिलता है, ईशावास्यम इदं सर्वम त्यक्तेन त्यक्तेन भुंजीता, इसको त्याग कर आप एंजॉय करो, बट वो त्याग की भावना रखो, क्योंकि सब कुछ तो ईश है, सब कुछ तो ईश का ही वास्य सब में है ना। तो छोड़ना भी सीखो, इससे बाहर भी निकलो। और वही आश्रम व्यवस्था है कि जब गृहस्थ हुआ तब आप कमाओ। आप, हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, राइट? मोक्ष तो चलो इंडिविजुअल है, बट अर्थ और धर्म, पैसा भी चाहिए, पैसा कमाना है, प्लेजर भी चाहिए, इवन फिजिकल, क्योंकि बच्चे कैसे होंगे अगर अट्रैक्शन ही नहीं है तो, राइट? तो खुद का ध्यान भी रखना है, प्लेजर भी लेना है, सब करना है। सब कैसा हो? धार्मिक। धार्मिक मतलब क्या? दैट विच सस्टेन्स, राइट? सस्टेन मतलब क्या? अगर आप पूरे टाइम केवल पैसे 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 के पीछे भाग रहे हो तो क्या सुख, क्या क्या आपका परिवार बिखर गया और आप पैसे के पीछे पड़े हो, क्या वो सस्टेनेबल है? हम जो वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं वही तो है, जब अर्थ और काम धर्म से संयुक्त हो। नो वेयर टू स्टॉप, नो हाउ टू बैलेंस, नो हाउ टू मैनेज एंड नो हाउ टू गिव बैक, दैट इज द होल आइडिया, राइट? तो गृहस्थ आश्रम में वानप्रस्थ आते आते वो भी आपका भाव होना चाहिए कि हो गया, मैंने कर लिया, अब खत्म हो गया। जब ना हो, जब कम हो, उसमें भी जी पाओ, दैट इज द होल आइडिया। तो धर्म का बिल्कुल भी अर्थ से, धर्म और अर्थ जुदा नहीं है। धर्म के लिए अर्थ चाहिए, अर्थ कैसा हो? धर्म से संयुक्त हो, मतलब जो आप पैसा जनरेट कर रहे हो वो भी सही तरीके से हो, किसी के एक्सप्लॉइटेशन से ना हो, और उसका उपयोग भी जो आप कर रहे हो वो अच्छे काम के लिए भी कर रहे हो, केवल अपना 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 नहीं सोच रहे, औरों का भी सोच रहे हो। जो आपका मनुष्य ऋण है, जो भूत ऋण है, वो भी चुकाने का आप काम कर। तो जिस सन्यास की हम बात करते हैं, वानप्रस्थ का जो एक बीच में जो पार्ट था, वो फेज था, वो एक्चुअली टू गेट रेडी फॉर सन्यास था। कि आप, जैसे वो मार शारदा ने बोला था कि एक बदाशे की चाह भी आपको 100 जन्मों के चक्कर लगवा सकती है। कि अब आप मृत्यु शैया पे पड़े हो, लेकिन आपके मन में विचार ये चल रहा है कि मेरी तिजोरी का दरवाजा खुला तो नहीं रह गया। तो अगर ये रहेगा तो फिर आप अगले जन्म में भी आप तिजोरी को ही ध्यान में रखते हुए आओगे। तो आई थिंक सही समय पे अपनी जिम्मेदारियों को ट्रांसफर कर देना ताकि अगली पीढ़ी जिम्मेदार बन सके, दैट वाज द मॉडल। आप देखिए, जो राजा लोग होते थे वो पहले राज करते थे, फिर वानप्रस्थ में चले जाते थे, नेक्स्ट राजा बनाकर फिर ये नहीं देखते थे अरे वो सही से रूल कर रहा है कि नहीं, फिर उसकी मगजमारी, वो तो वन में चले गए, उनको जो करना है करो, वो राज्य का विनाश हो जाए कोई परवाह नहीं, मेरा हो गया, मेरा काम था रूल करना, वो मैंने अच्छे से किया, मेरा काम था सही राजा देना, वो मैंने दे दिया, अब हो गया। अब उसके सर पे बैठ के उसको माइक्रो मैनेज नहीं कर रहे हैं 24 घंटे कि भाई ये करो वो करो, उसे करने दो ना जैसे आपने किया। दे जस्ट वॉक अवे, और वॉक अवे कुछ भी लिए बिना, मतलब बिना कुछ लिए
चले गए, राइट? वो भाव भी होना चाहिए. दैट इज जो हम वैराग्य कहते हैं, जो डिटैचमेंट कहते हैं, वो है. इट इज नॉट इंडिफरेंस. इस पोस्ट एपेटाइट सेटिस्फेक्शन. ब्यूटिफुल. एक तो बात हो गई कि ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हम जो करी है बहुत सारी, कि देयर वाज इम्बैलेंस, अंडरमाइनिंग ऑफ वन एनर्जी, अंडरमाइनिंग ऑफ someone who is more nurturing, more caring, soft, but then dominance came and taken over. हमने बहुत सारी चीज़ें जो अडॉप्ट की हैं वेस्ट से, उसमें कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी है हमारा. तो जैसे आपने कहा कि 5 दिन के लिए अगर कोई स्त्री पीरियड्स वाले फेज से गुजर रही है, क्या ये कॉर्पोरेट ना फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता था कि अब आप अगर ये देख रहे हो कि आपको 9 से 5 की जॉब अगर करवानी है, एक पुरुष उसको जाके कर सकता है, वो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट उस चीज़ के लिए वो एलिजिबल है. बट देन आप ये चाहते हो कि स्त्री घर भी संभाले, देन फिर जॉब भी करे, देन फिर उसकी ये फिज़िकल जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, क्या हम इसमें कोई ऑल्टरेशन मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते थे? क्या हम उस सीटीसी में या उसी पेरोल पे ऐसा कोई मॉडल नहीं दे सकते थे जो स्त्री अपने घर से ही काम कर सके, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उसको मिल सके? बट देन हमने क्या किया, अगेन अंडरमाइनिंग ऑफ दोज डिफरेंशिएटर्स जो कि एक स्त्री के अंदर होते हैं, हमने उसको धकेल दिया उसी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जो कि फंडामेंटली एक मेल के लिए बना था. तो आई थिंक दिस कुड बी डन. हमारा रसावर्स में ये एक विचार रहता है कि वी विल हायर दोज फीमेल्स जो करना चाहती हैं, वो फैमिली को भी चलाना चाहती हैं, वो बच्चे भी पालना चाहती हैं, वो अच्छा कमाना भी चाहती हैं, आर्ट्स क्रिएटिव भी करना चाहती हैं, बट वी नीड टू ब्रिंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी. करेक्ट. और वो हमारे कॉर्पोरेट में मिसिंग रही है हमारे. पर ये क्या सिर्फ लड़की के लिए है? What about the men who want to take care of family? क्या उन बेचारों को उसकी आवश्यकता नहीं है क्या कि बच्चे के पास जाना है, रोज घर पे पहुंचे, उसके पहले वो बच्चा सो रहा है, पहचानते नहीं है, पिताजी को देखा नहीं है 3-4 दिनों तक, क्या उसको आवश्यकता नहीं है क्या? Then why make it masculine or feminine, right? Also जो आपने 5 दिन की बात कही, एक तो प्रत्येक स्त्री का शरीर भी अलग अलग है. Not everybody goes through that, not everybody needs that, right? तो फिर जिनको नहीं चाहिए उनको वो चॉइस भी होनी चाहिए. बिल्कुल. राइट. कॉर्पोरेट में जो मैंने देखा है, कॉर्पोरेट में आजकल तो बहुत सारे कॉर्पोरेट आर वेरी विलिंग टू कंसिडर दीज थिंग्स एंड दीज आर जेंडर इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, राइट? लड़के लड़की दोनों को ही सबैटिकल देते हैं, वो भी दोनों को देते हैं. आजकल तो जो पैटर्निटी लीव्स भी देने लगे, तो वो समझ आने लगी है. क्योंकि क्यों ये हो रहा है? क्योंकि वो देख रहा है कि रोल्स चेंज हो रहे हैं. पहले जैसा नहीं है, सपोर्ट सिस्टम भी पहले जैसा नहीं है, बहुत सारे कपल्स अकेले रहते हैं, राइट? तो ये कॉर्पोरेट्स में हो रहा है. वो कैसे होगा? जब डिमांड वैसे होगा, जब लोग मांगेंगे तभी ऐसे होगा. पर मैं कह रही हूँ केवल ये लड़की के लिए मत देखिए, ये लड़के के लिए भी देखिए, क्योंकि अगर दोनों साइड से होगा तो लड़की भी बाहर जाके उतना कर पाएगी. अगर किसी दिन द पति कैन कम होम ऑन टाइम, राइट, एंड शी कैन टेक केयर. एब्सोल्युटली. तो ये भी हो सकता है. इनफैक्ट आज तो मैंने देखा, अभी परसों ही किसी फ्रेंड से बात हो रही थी, शी इज अ कंसल्टेंट एंड दे जस्ट हैड अ बेबी. मतलब तो 2 साल का हो गया. शी टुक 9 महीने का उसने ब्रेक लिया और वापस कंसल्टिंग शुरू कर दी. अब उसका ट्रैवल का जॉब होता है, बट उसके जो पति है वो पहले कुछ तो मार्केट्स का काम करते थे. ही हैड एन ऑफिस बट ही कैन वर्क फ्रॉम होम. तो वो जब ट्रैवल करती है तो वो घर से काम करते हैं, राइट, एंड इट वर्क्स परफेक्टली. अच्छा, ये भी कैसे है? क्योंकि लड़का अपने सर पे ये ईगो चल लगा के नहीं चला कि मैं कैसे का देखूं का मैं क्यों डायपर चेंज करूं, वो कैसे बाहर जा रही है, वो ये नहीं सोच रहे, है ना. एंड ऑनेस्टली बहुत अच्छे बंदे हैं, लाइक मेरे फ्रेंड्स हैं जो इतने अच्छे, जो समझते हैं, ठीक है. तो ये हो रहा है और ये होगा, ये आगे जाके और भी होगा, आई एम श्योर. पहले तो जब समाज आपके वो फ्लक्स मोड में हो ना, तो दोनों को ही पता नहीं है कि वो चाहते भी क्या है समाज में, क्योंकि कोई सब लोग ऐसा नहीं कर रहे. कोई कह रहे हैं सो इट इज टाइम आउट, तो उनके परिवार वालों का अरे बेचारा मेरा बच्चा, बीवी तो चली जाती है, उसी को करना है. पर अगर आसपास में सभी ऐसे कर रहे हैं तो इट बिकम्स नॉर्मलाइज्ड. ऐसे ही फिर चीजें बदलती हैं. तो आप जब रसावर्स का भी देखते हो तो दोनों के लिए हो कि वो फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को होनी चाहिए. बट अच्छा है कि आप सोच रहे हो. आई होप आज जो कन्वर्सेशन हुई है, इट विल बी अ गुड नेविगेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल.
and it was different from your usual conversation. That is what I felt. और मैं आपके माध्यम से आपके ऑडियंस को कहना भी चाह रही हूँ कि ये बहुत एकदम एक्सटेम्पोर कॉन्वर्सेशन रहा है, राइट? तो मैंने जो मेरे विचार है वो शेयर करने का प्रयत्न किया है. जो आपको ठीक लगे वो रखिए, ना लगे वो कोई बात नहीं. वी ऑल लर्न, वी ऑल इवॉल्व. Excellent. That is the fluidity. यही पूरे conversation का सार था, fluidity. And that is the common feedback that we get. कि we are not very agenda driven people. There is a reason we have assembled here, and it's in the design. नहीं, वो तो जो ऐसा कॉन्वर्सेशन वही कर सकता है जो स्वयं सोचते भी हो. ये कोई क्वेश्चन उसके दे दे ऐसे नहीं होता. जब अंदर से आते हो तो ही ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं. बहुत मजा आया. Thank you so much. आपने मुझे भी बहुत सोचने पे मजबूर किया. अगली बार और ज़्यादा सोचवाएंगे. Great. Thank you. Thank you so much.